कुछ रूल लेकर आया हूँ। जैसे मार्कोनी ऑफ नियम आप देख भी रहे हैं यहाँ पर, और ये रूल इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि हेलो एल्किन जो लेसन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उस लेसन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे आपको कभी भी 2 ब्रोमो एल्किन से 1 ब्रोमो एल्किन या प्रोपेन, मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आपको बनाना होता है तो मार्कोनी ऑफ नियम, एंटी मार्कोनी ऑफ नियम, खैरास प्रभाव, इनकी अनिवार्यता होती है जानना। उसी के लिए हम आपको आज कुछ रूल सिखाएंगे। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर पल हमेशा लगते ही रहते हैं, जिनको आपको सीखना अनिवार्य है। यहाँ पर मैंने परिभाषा पहले से इसलिए लिखी है जिससे आपको समझाने में मुझे टाइम ना लगे और कम समय में आप अच्छा कंटेंट प्राप्त कर सकें। मानता हूँ कि इससे पहले आपने क्लास में या कई वीडियो में देखी हो, लेकिन मैं आज जो आपको बताऊंगा पूरा निचोड़ बताऊंगा। मार्कोनी ऑफ नियम बताऊंगा जो आपके सामने लिखा, खैरास प्रभाव क्या है इस पर भी बात करूंगा, और वी हाइड्रो हैलोजनीकरण इस अभिक्रिया को भी समझाऊंगा, अर्थात कैसे अभिक्रिया होती है। और तभी ये आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए ये रूल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने क्लास में ही पढ़ा होगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप इस रूल को, इसके एग्जाम्पल को बहुत ही अच्छे से कायदे से सीखने का पूर्ण प्रयास करें। ठीक है डियर, दोबारा कहता हूँ अनिवार्य है, बार बार कहता हूँ अनिवार्य है। थोड़ा समय दीजिए और वीडियो को अच्छे से देखिए। चलिए बात करते हैं आपके लिए। आप देख भी रहे हैं यहाँ हेडिंग लिखी है मार्कोनी ऑफ नियम। देखिए पहली तो बात आप ये जान लीजिए, क्योंकि मैं टाइम लेके जरूर बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा अच्छे से। देखिए मार्कोनी ऑफ नियम कहाँ लागू होगा, पहले हमें ये पता होना चाहिए। देखिए मार्कोनी ऑफ नियम लागू कहाँ होता है या किस अभिक्रिया में मार्कोनी ऑफ नियम लगाना है कि नहीं लगाना है, इसको बात को जानना है। तो पहली बात, कहाँ लगाते हैं मार्कोनी ऑफ नियम? तो पहला रीजन है असममित एल्कीन, मतलब हम वहां लगाएंगे जहां पर एल्कीन तो हो, लेकिन वो कैसी हो, असममित। दूसरी बात, सममित एल्कीन में हम मार्कोनी ऑफ नियम कभी नहीं लगाते। क्या होता है इसमें मार्कोनी ऑफ रूल में? मार्कोनी ऑफ रूल में होता क्या है कि जो हैलोजन अम्ल होता है, अर्थात जो एक्स है, हैलोजन अम्ल का मतलब HBr हो आपका, या HCl हो आपका, या HI हो आपका, ये कोई भी हो, ये हैलोजन मतलब इनका योग होता है। क्या होता है इनका योग? मतलब ये जुड़ते हैं। और कैसे जुड़ते हैं? इनमें जो ऋणी परमाणु है, ऋणी परमाणु जैसे कि Br, जैसे कि Cl, जैसे कि I, जो ऋणी परमाणु है यह कहाँ जुड़ेगा? वहां मतलब कार्बन पर जुड़ता है। कहाँ जुड़ता है? कार्बन पर जुड़ता है। लेकिन कैसा कार्बन होना चाहिए? ऐसा कार्बन होना चाहिए जहां पर न्यूनतम H हो। न्यूनतम क्या हो? H, वहां जुड़ना है। न्यूनतम क्या हो? H। पहले रूल बता रहा था मैं आपको, मार्कोनी ऑफ नियम क्या है उसके बारे में बात करूंगा। पहले ये जानिए कि मार्कोनी ऑफ नियम लागू कहाँ होता है, कैसे पता चलेगा हाँ मार्कोनी ऑफ ही लगना है। तो मैंने कहा कैसे पता लगेगा? मैंने कहा असममित एल्कीन हो, मतलब एल्कीन समान ना हो। असममित का मतलब है जहां पर डबल बॉन्ड लगे हों जिन दो कार्बनों के बीच, वहां पर हाइड्रोजन की संख्या समान ना हो, तो असममित एल्कीन है। जैसे ये लिखा हो CH2 और डबल बॉन्ड CH2, तो जी वाली जो एल्कीन है वो सममित है। ये एल्कीन कैसी है? सममित, ये ध्यान दीजिए। और जैसे हम लिखते हैं CH3 CH और डबल बॉन्ड CH2, तो जी एल्कीन जो है असममित है। क्यों? क्योंकि यहाँ इस कार्बन जो डबल बॉन्ड लगा है उसमें हाइड्रोजन की संख्या इधर 2 इधर 1, मतलब असमान हाइड्रोजन है। इसका मतलब असममित एल्कीन है।
और ये कैसी एल्कीन है? सममित एल्कीन है, क्योंकि कार्बन का डबल बॉन्ड लगू हो तो दो दो हाइड्रोजन है, तो ये सममित एल्कीन और ये असममित एल्कीन है। तो पहली बात असममित एल्कीन होना चाहिए। दूसरी बात हैलोजन अम्ल का योग होता है, जैसे HBr, HCl, HI। क्या होता है यहाँ इनका जो ऋणी परमाणु था Br है, Cl है, I है, ये कार्बन पर जुड़ता है। कहाँ पर जुड़ता है? कार्बन पर जुड़ता है। कौन से कार्बन पर जुड़ेगा? न्यूनतम हाइड्रोजन वाले कार्बन पर, मतलब ऐसे कार्बन पर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन संख्या न्यूनतम हो, जैसे CH3 CH डबल CH2 है, तो ये असममित एल्कीन है। तो ऋणी परमाणु इस कार्बन पर नहीं जुड़ेगा, इस पर जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस कार्बन पर हाइड्रोजन एक, इस कार्बन पर हाइड्रोजन दो, तो यहाँ पर ज्यादा है और यहाँ पर एक कम है, तो यहाँ पर एक इसमें न्यूनतम है हाइड्रोजन, तो इसी पर जुड़ेगा ऋणी परमाणु। इस बात को ध्यान देना। आशा करते समझ में बात मेरी आई है कुछ। मतलब असममित एल्कीन चाहिए। मैंने आपको पहले कहा मैं टाइम जरूर लूंगा, लेकिन समझ में आएगा। असममित एल्कीन चाहिए, मतलब जिसके डबल बॉन्ड में कार्बन हो वहां पर हाइड्रोजन भिन्न हो, तो असममित एल्कीन होती है। जैसे कि यहाँ लगा दूं मैंने सपोज CH2 AbCH2, तो ये असममित नहीं है, सममित है, क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या बराबर। अगर मैं लिख दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ कार्बन का डबल बॉन्ड लगा, यहाँ हाइड्रोजन दो, यहाँ हाइड्रोजन एक, तो मतलब असममित है। हेलो मार्कोनी का नियम लागू होगा। आशा करते हैं 5-6 मिनट के अंतराल में आप इतनी बात समझ में आ चुकी है। आइए अब रूल थोड़ा आप पढ़ लीजिए, फिर मैं रोल आपको क्या बोले तो उसको एग्जाम्पल बताने का प्रयास करूँगा। समय लगेगा, प्लीज धैर्यपूर्वक वीडियो को देखें प्लीज। लेकिन आज के बाद कोई वीडियो यूट्यूब पर देखनी नहीं पड़ेगी आपको, ये गारंटी देता हूँ। यूट्यूब पर कोई वीडियो नहीं देखनी आपको फिर आज के बाद। इसी से क्लियर होगा, नोट बना लेना। और क्या कहता है मार्को कहता है कि असंतृप्त यौगिक, असंतृप्त यौगिक का मतलब है जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते, ऐसा यौगिक। असंतृप्त यौगिक की योग अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले, योग मतलब जुड़ने वाला, मतलब योगात्मक अभिक्रिया जुड़ने वाले में भाग लेने वाले हैलोजन मतलब HX है का अधिक ऋणात्मकता वाला भाग उस कार्बन परमाणु संयुक्त होता है जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या न्यूनतम होती है। यही बताया अभी कि असंतृप्त यौगिक की योग अभिक्रिया मतलब योगात्मक अभिक्रिया जुड़ने वाला जो हैलोजन होगा उसका जो अधिक ऋणी परमाणु जैसे Cl Br I जो है उस कार्बन पर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या न्यूनतम हो। यही तो बताता रहा, अभी समझाते थे शॉर्ट में। नहीं, आइए एग्जाम्पल देखते हैं। कैसे एग्जाम्पल होगा, देखो बिल्कुल सरल। पहला एग्जाम्पल, समय लूंगा, बार बार कह रहा हूं लेकिन अच्छा समझ में आएगा। जैसे लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक। अब देखिए क्या कहा उन्हें, असंतृप्त यौगिक। तो देखो भैया ये यौगिक कैसा है, असंतृप्त। कैसे पता, डबल बॉन्ड है, सो असंतृप्त होगा या असममित एल्कीन है। फिर कहता है असंतृप्त यौगिक की में भाग लेने वाला हैलोजन मतलब योग कहा उसने। तो देखो बच्चों मैंने लगा दिया योग मतलब प्लस, और चलो क्रिया करा दी इसकी HBr से संयुक्त होगा तो क्या होगा, ऋणी परमाणु। मतलब ऋणी परमाणु कौन है, ये देखा, ऋणात्मकता वाला भाग। ऋणात्मक वाला भाग का जी होगा, ये आंशिक निगेटिव होता है, ये आंशिक पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो आंशिक नेगेटिव है तो ये कहाँ जाएगा, उस कार्बन परमाणु जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या न्यूनतम। तो हाइड्रोजन संख्या ई के पास एक है, एक बाद दो, तो ये कहाँ आएगा, यहाँ। तो कैसे हो जाएगा, देखो CH3 CH और जो बॉन्ड टूट के आ जाएगा Br CH2 से क्या हो जाएगा CH3, मतलब जी इधर जुड़ जाएगा। इसी का बोलते, इसी आपकी प्रोपीन थी, क्या थी आपकी प्रोपीन, ये क्या था 2 ब्रोमो प्रोपेन। समझ गए, असंतृप्त यौगिक संतृप्त में बदल गया। इतनी बात को समझ में आई होगी, नहीं समझ में आई कोई दिक्कत नहीं, दूसरा देखते हैं एग्जांपल। दूसरा क्या है, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और लगा दिया हमने HCl, तो क्या होना है जी, असंतृप्त यौगिक है, ये हैलोजन अम्ल है, इसका ऋणी परमाणु ये होता है, ये आंशिक ऋणावेश, ये आंशिक धनावेश। तो ये वाला परमाणु कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पर जहां पर हाइड्रोजन की संख्या न्यूनतम हो, तो यहाँ जुड़ेगा देखो CH3
CH से Cl, समझ CH2 से CH3 से 2 क्लोरो प्रोपेन। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? चलो कोई दिक्कत नहीं, एक और देख लीजिए एग्जाम्पल, मजा आ जाएगा। फंटास्टिक। बोलो बाकी वाली लाल की जय। देखो CH3C और डबल बॉन्ड CH2 और सपोज दैट यहां लगा दी CH3। ये भी तो असंतृप्त है क्योंकि डबल बॉन्ड है, और सपोज दैट क्रिया करा दी मैंने HI से। ठीक है, अब HI से कराएंगे। नया पेन लिया है मैंने, देखो देखो तो क्या होगा, ये हेलोजन अम्ल है तो ऋणात्मक होगा ये, और ये धनात्मक होता है, तो ये कहाँ जुड़ेगा, डबल बॉन्ड। इस पर 2 हाइड्रोजन, इस पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये कहाँ आएगा, आई वाला पार इधर जुड़ेगा, तो क्या होगा आगे CH3, जो CH3 और इधर हो जाएगा आई, और जो H इसमें आ जाएगा अर्थात CH3। बताइए समझ में आ गई? ये 3 एग्जाम्पल से आपको मार्कोनी का नियम बैठ चुका होगा मस्तिष्क में, कि मार्कोनी का नियम कहता है असंतृप्त यौगिक की योग अभिक्रिया में भाग लेने वाला जो हेलोजन अम्ल होता है उसका ऋणात्मक परमाणु उस कार्बन से संयुक्त होता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या न्यूनतम हो। तो यहाँ पर 3 एग्जाम्पल में यही आपको जानकारी दी गई है कि ये असंतृप्त है, ये असंतृप्त है, ये असंतृप्त है। यहाँ पर ऋणी परमाणु ये था, यहाँ ऋणी परमाणु ये था, यहाँ ऋणी परमाणु आई था, तो Br कहाँ जाएगा, इस कार्बन पर, Cl कहाँ जाएगा, इस कार्बन पर, आई कहाँ जाएगा, इस कार्बन, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम थी, ये हो गया। तो ये सब के सब थे मार्कोनी का नियम। बताइए समस्या, इस 10, 11 या 12 मिनट के अंतराल में आपने यही समझाया कि मार्कोनी का नियम क्या है, कैसे पहचानते मार्कोनी का कब लगेगा, जो भी मैंने जानकारी दी। प्लीज कृपया कर अच्छे से ध्यान दीजिए। ठीक है, आगे देखिए अगला रूल क्या है, देखते हैं। अगला रूल आपके सामने प्रस्तुत है, खेरास प्रभाव या पराक्साइड प्रभाव। आपको बता दें, आपने पढ़ा होगा कि जो खेरास प्रभाव है यह मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत चलता है सर। जो मार्कोनिकॉफ नियम कहता है ना कि ऋणात्मकता वाला परमाणु, सॉरी सर, मार्कोनिकॉफ नियम कहता है कि जो ऋणात्मकता, देखो दोबारा समझाता हूं, एक एग्जाम्पल है CH3, आए भैया CH डबल बॉन्ड CH2 नहीं है, और ले लिया हमने HCl, तो क्या होगा क्या पता है आपको, क्या पता है कि भैया ये Cl जाएगा इधर गया भैया, इधर CH गया Cl, और ये होगा CH3। ये क्या है, दिस इज अ मार्कोनिकॉफ। क्या बताता है, मार्कोनी बताता है, मार्कोनी बताता है। लेकिन हम बात क्या करनी है, खेरास प्रभाव। और खेरास प्रभाव में एक लाइन लिखे, मार्कोनी का नियम के विपरीत होता है। कौन होता है, खेरास प्रभाव। अब किसी के गले में खराश भी आ चुकी है तो क्षमा चाहते हैं। आइए, खेरास प्रभाव या पराक्साइड प्रभाव कहता क्या है, मार्कोनी का कहता था कि ऋणी परमाणु वहां जोड़ना जहां पर हाइड्रोजन की संख्या न्यूनतम हो, और इसको जस्ट उल्टा करना है। मतलब यहां जोड़ते थे, यहां नहीं जोड़ना, यहां जोड़ना ऋणी परमाणु, यहां नहीं जोड़ना है, यहां जोड़ना ऋणी परमाणु, यहां नहीं जोड़ना है, यहां जोड़ना है। कौन कहता है यहां जोड़ना है, खेरास। कौन कहता है यहां जोड़ना, मार्कोनी। मार्कोनी का नियम खेरास के विपरीत। अब सर जी, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ खेरास प्रभाव लगना है, रे वो कहेगा ना, ये कहेगा, तीर के ऊपर लिखा होगा सर पराक्साइड, सर बेंजोइल पराक्साइड, सर पराक्साइड, ये कहेगा ना, समझ लो, तीर के ऊपर लिखा पराक्साइड, मार्कोनी का नियम के विपरीत काम करना है। आंसर आ गया। चलिए करके देखते हैं। चलो इसी का एग्जांपल ले लें, दिखा ना आप, देखो आहा क्या बात है, देखो CH3 भैया, CH डबल बॉन्ड CH2, और लिया भैया HCl, तीर के ऊपर भर लगना है मैं क्या, पर ऑक्साइड, इतना काम करना है। तो देखो होगा क्या, कुछ नहीं, ये Cl इधर नहीं जाएगा, अब ऋणी इधर नहीं जाएगा, अगर इधर चला गया तो मार्कोनी का हो गया। अब जाएगा कहाँ, यहीं जाएगा, और ये चला जाएगा इधर। देखो CH3 CH से हो गया CH2, और CH2 से हो गया Cl। देखो नहीं दिखाई, देखो अरे दिख गया, थोड़ा छिप गया था, है ना। ये बात ध्यान देना, ये कहलाता है एंटी मार्कोनी। कैसे पता चलेगा, कि पराक्साइड की उपस्थिति होगी तो
तो मार्कोनी का आपका विपरीत करना है। मार्कोनी कहता है कि कम रीडिंग पर मत अधिक ऋणात्मक परमाणु न्यूनतम हाइड्रोजन वाले कार्बन में जोड़ना है। और एंटी मार्कोनी का जस्ट उल्टा कब पता लगेगा, जब परऑक्साइड की उपस्थिति होगी। तो बात की समझ में आ चुकी है कि खैरास प्रभाव क्या, जस्ट उल्टा। जैसे दोबारा बोल दे रहा हूं मैं, अगर आपको फिर दिया एग्जाम्पल लिया CH3 CH 2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसी की क्या है, इसका नाम है ब्यूटीन। फर्स्ट वैसी क्रिया करा दी हमने HBr से, क्या होगा, कुछ नहीं। अभी तो मार्को अब देखो, अभी बताना। अच्छा अब बताइए क्या होगा, क्या होगा सर, मार्कोनी का आप लगेगा, कैसे पता, तीर के ऊपर कुछ है नहीं। अब बताओ बेटा क्या होगा, अब बताना क्या होगा सर। अब परऑक्साइड आ गया, एंटी मार्कोनी का आप लगेगा, क्या लगेगा, नहीं। अगर ये ना होता, ये कर ना होता, ये सपोज दैट ये छिप गया आपका, परऑक्साइड ना होता तो क्या करते, मार्कोनी का। ये आ गया एंटी मार्कोनी, ये गया मार्कोनी का, ये आया एंटी मार्कोनी, ये गया मार्कोनी, ये आया एंटी मार्कोनी। बस समझ गई। अर्थ ये कहाँ जाएगा, परऑक्साइड आएगा तो ये इधर जाएगा, यहीं पर आएगा, उल्टा हुआ एंटी का। जैसे देखो CH3 CH2 और ये हो गया CH2, जी वाला H इधर, और ये आ जाएगा CH2Br। ये ध्यान देना। मतलब इससे आपको समझ में आता है कि मार्कोनी का आप जब नियम लगाते थे, आप देखिए यहाँ पर मार्कोनी का नियम लगाते थे दूसरे पोजीशन पे आता है, और एंटी मार्कोनी लगाता तो पहले पोजीशन पर। मार्कोनी में क्या, दूसरी पोजीशन, एंटी में पहली पोजीशन। इतनी बात जानना है। ये कहलाता है खैरास प्रभाव मार्कोनी का। देखो, पराक्साइड या बेंजोल पराक्साइड की उपस्थिति में हैलोजन अम्ल का योग मार्कोनी का नियम के विपरीत होता है। इसलिए हमने आपको जानकारी दी कि कब मार्कोनी का लगना है, कब नहीं लगना। हमेशा ध्यान देना, मार्कोनी का तब लगेगा जब तीर के ऊपर कुछ ना हो और सम्मित एल्कीन हो। एंटी मार्कोनी का अर्थात खैरास प्रभाव तब लगता है जब तीर के ऊपर परऑक्साइड मिल जाए, चाहे कोई भी कंपाउंड हो। इस बात को हमेशा ध्यान देना। देखना हो तो देख लीजिए, फिर दोबारा करता हूँ। देखो CH3 C, इधर CH3 डबल बॉन्ड CH2, लो भैया HI। बताइए रिएक्शन क्या होगा, बोलिए बोलिए। कहोगे सर जी मार्कोनी का लगेगा, कैसे पता, तीर के ऊपर कुछ है ही नहीं, तो मार्कोनी में लगेगा तो क्या होगा, अरे सर आई जाएगी, यहाँ जुड़ जाएगी। अगर तीर के ऊपर लगता हमने परऑक्साइड तो क्या होगा, एंटी मार्कोनी, अर्थात आई कहाँ जाएगी, इधर ही, H जाएगा इधर, और कंपाउंड बनकर तैयार हो जाएगा। बात समझ में गई। मार्कोनी का आपका विपरीत होगा। अब आइए अगले रूल पर। 18 मिनट में काफी आपने दो परिभाषाओं को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है और समस्या नहीं। अब आइए अगली परिभाषा है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए अगली परिभाषा आपके सामने लिखी है, विहाइड्रोहेलोजनीकरण। इस परिभाषा को और जान लीजिए, समझ लीजिए। इसको जान लिया, सबको जान लिया, इसने कहा टाटा स्काई, इसको लगा डाला, लाइव जिंगल डाला। उसी प्रकार विहाइड्रोहेलोजनीकरण जान लिया। ये तीन, मार्कोनी का, एंटी मार्कोनी का एंड विहाइड्रोहेलोजनीकरण, सब कुछ जान लिया आपने, समझ लीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के काफी हद तक आप सब कुछ जान चुके हैं। आइए, विहाइड्रोहेलोजनीकरण कहलाता क्या है, पहली बात है। देखो विहाइड्रोहेलोजनीकरण कब लागू होगा, इसको जान लीजिए। देखो अगर कभी भी आपको, पहली पॉइंट कैसे पता चलेगा कब विहाइड्रोहेलोजनीकरण लगना है कि लगना है। पहली बात, कभी भी एल्किल मतलब R, हैलाइड मतलब X की क्रिया KOH, क्या, कास्टिक पोटास, लेकिन कैसा, ALC मतलब एल्कोहलिक से हो, तो विहाइड्रोहेलोजनीकरण होना है। इस बात को जान लीजिए। अगर एल्कोहलिक नहीं है तो क्या होगा, अगर RX है और KOH है लेकिन ALC नहीं है, क्या होगा, AQ है, AQ मतलब एक्वस, तो विहाइड्रोहेलोजनीकरण नहीं होगा। और एल्कोहलिक है तो विहाइड्रोहेलोजनीकरण होगा। तो सीधी सीधी बात समझ में आ चुकी होगी कि एल्किल हैलाइड की क्रिया, अरे यार सॉरी, सीधी सीधी बात है कि एल्किल हैलाइड की क्रिया एल्कोहलिक की वजह से हो या कास्टिक पोटास से हो तो विहाइड्रोहेलोजनीकरण होगा, होगा 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 होगा। ठीक, आइए इतनी बात जानिए। तो होगा कैसे,
कि भैया जी के जाएगा एक्स के साथ मिलकर भैया के एक्स झिंगा लाला ऊ झिंगला के एक्स हो गया, और ओ एच जाएगा एच के पास तो हो गया H2O। और जो कुछ बनता है यहाँ बचती है एल्कीन। क्या बचती है? एल्कीन। इधर अर्थात विहाइड्रोहेलोजनीकरण में एल्कीन बनती है। क्या बनती है? एल्कीन। कि जब एल्किल हैलाइड को एल्कोहलिक कास्ट पोटाश साथ गर्म किया जाता है तो हाइड्रोजन हैलाइड का एक अणु, देखो इधर से इधर गया हाइड्रोजन का, इधर गया हेलोजन का, तो हाइड्रोजन हैलाइड का एक अणु पृथक हो जाता है। देखो अलग हो ना, इधर से हाइड्रोजन गया इधर से हेलोजन गया तो इसे वो और एल्कीन बनती है। इस क्रिया को विहाइड्रोहेलोजनीकरण कहते हैं। देखो एग्जाम्पल समझा, देखिए। और दूसरी बात हमें ध्यान देना, हमेशा बीटा कार्बन के हाइड्रोजन पृथक होंगे। इस बात को और जान लीजिए, बीटा कार्बन के हाइड्रोजन पृथक होंगे। देखो एग्जांपल लिया हमने, एक बिल्कुल सरल सा एग्जांपल, CH3 CH2 और Br, और लिया हमने KOH, ले कैसा ALC, एल्कोहलिक लेना है। क्या होगा? तो एल्कोहलिक में बिल्कुल सरल, एल्कोहलिक में क्या होगा? के तो जाएगा पहले Br के साथ, तो ये गया KBr, ठीक। अब भैया Br किससे लगा था? इससे, तो ये हो गया अल्फा और बगल वाला हो गया बीटा, तो OH कहाँ से जाएगा? इधर से H लेने जाएगा और ये हो गया H2O प्लस। क्या बचा? देखो CH3 से बचा CH2 और डबल बॉन्ड फिर CH2, तो बन जाएगा एल्कीन। ये बात ध्यान देना, नहीं समझ में दोबारा एक कम से कम। जैसे हमने लिखा CH3, हमने लिखा CH2, हमने लिखा CH2, हमने लिखा Br, ठीक है। अब इसकी क्रिया फिर कराई KOH से, लेकिन कैसा? ALC मतलब एल्कोहलिक। एल्कोहलिक लेंगे तो कभी एल्कोहल नहीं बनेगा, हमेशा एल्कीन बनेगी। तो क्या वही पी गया के और जो Br, KBr जाएगी। अब इस Br इस कार्बन जोड़ा तो इस कार्बन होगा अल्फा और बगल वाला हो गया बीटा, तो अब OH कहाँ जाएगा? इस वाले पे जाएगा, तो H2O उठाएगा। अब क्या बचा? प्लस इधर CH3, इधर क्या बचा? CH बचेगा ना, CH2 CH हो जाएगा, इधर हो जाएगा डबल बॉन्ड और होगा CH2, बनाना एल्कीन, प्रोपीन बन गया। इस प्रकार होता है। जैसे अभी एग्जाम्पल नहीं समझ में आया दोबारा सुन लीजिए, एक और एग्जाम्पल देखिए, समझ में आपको आएगा अच्छे से। देखिए एग्जाम्पल लिया मैंने, दूसरा पेन लेता हूँ, नीला लाल लाल, देखिए लिया CH3 CHCl और लिया CH3, इसके बाद एक और लूंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, AKOH और कैसा ALC मतलब एल्कोहलिक। ध्यान से सुनो तो समझ में आता है। देखो ये आप अच्छे जानते हैं, अगर मन से पढ़ते हैं तो अपना समझ में आता है। होगा क्या? AK और ACl आपस में जुड़ जाएंगे तो KCl। अब OH तो जाएगा नहीं यहाँ जोड़ने, क्यों? क्योंकि ये एल्कोहल है, तो एल्कोहल थोड़ी बनाएगा, तो इस ये कार्बन हो गया हमारा अल्फा, इसी Cl जुड़ा था, तो जी बगल वाला भी बीटा है और बगल वाला भी बीटा है, मतलब ये भी बीटा है और यह भी बीटा है, तो चाहे OH इधर से H ले चाहे OH इधर से H ले, तो सपोज है इधर सवा दिया तो होगा H2O। क्या बचा? प्लस CH3 तो है ही, और जो CH है जो बॉन्ड इधर से शिफ्ट हो जाएगा तो CH डबल बॉन्ड CH2 बन गया प्रोपीन। अगर क्या होता, ध्यान सुनना, अगर इधर से लेते हाइड्रोजन इधर से लेते तो ये वाला बॉन्ड देख रहा था, तो कैसा होता था? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, मतलब दोनों का मच्छर ये हो जाए चाहे ये हो जाए, कोई समस्या की बात नहीं है। बात समझ आ गई? ऐसा होता है। नहीं समझ में आई, एक एग्जाम्पल हो लीजिए, जितना एग्जाम्पल होता दूंगा लेकिन समझ में आना चाहिए, लेकिन आज से कंप्लीट हो जानी चाहिए चीज़ें। देखा हमने लिया CH3 CH, क्योंकि इस वाले एग्जाम्पल में आपको दिखे चाहे इधर से 1 2 3 प्रोपीन 1 2 3 प्रोपीन, मतलब प्रोपीन ही है, कोई बदला नहीं। प्रोपीन 1 पहला है तो प्रोपीन 1 पहला है, CH2 और लिया CH, इधर लगा दिया मैंने Br और लगा दिया CH3। अरे सॉरी सर, सिंगल बॉन्ड है, ध्यान देना, थोड़ा अजीब हो गया, CH3 और यहाँ लगा दी मैंने, क्या हो रहा है साला, KOH, लेकिन कैसा ALC वाला है, एल्कोहलिक लेना, थोड़ा गलती हो गई, क्षमा चाहते हैं। आइए, तो क्या हो ना, प्रक्रिया वही है, के जे है और Br जो है KBr,
आपका सर जी कैसे पता चल रहा है कि वी हाइड्रो हेलोजनीकरण हो रहा है? तो मैंने कहा नहीं, एल्कोहलिक KOH होना चाहिए और एल्केल हैलाइड, ये पूरा एल्केल है और ये हैलाइड हेलोजन मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन हो तो KBr हो गया। आपका जी वाला तो हो गया अल्फा और बगल वाला जो बीटा, और जो बीटा चार इधर से निकाला जाए। अगर सपोज OH ने इधर से निकाला तो क्या होगा, H2 इधर से हो गया। अगर OH इधर से निकाला तो H2 इधर से होगा। तो अगर इधर से निकाला तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 और जो CH और जो बॉन्ड खड़ा जाएगा इधर तो डबल बॉन्ड CH2, क्या होगा, मैथ एट प्रो ब्यूट, तो हो गया ब्यूटीन। और किस नंबर पे, फर्स्ट वन। अगर OH इधर से लेता इधर से लेता तो क्या होता, CH3, अब हो जाता जो CH है ना, CH और क्या हो जाता है, ध्यान देना, CH और क्या हो जाता है, अब जब बॉन्ड रहता है तो डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3, तब भी ब्यूटीन नहीं रहता, बट ये ब्यूटीन दूसरे नंबर की कहलाती, ये ब्यूटीन दूसरे नंबर की कहलाती। अर्थात एक प्रकार का यहाँ पर सेथ-जेफ नियम लागू हो जाता है। अर्थात जब कोई भी एल्केल हैलाइड एल्कोहलिक KOH से क्रिया करता है और दो प्रकार के एल्कीन बनती हैं तो सेथ-जेफ रूल कहलाता है, नियम कहलाता है। ये आपकी जो थी वो बी हाइड्रो हेलोजनीकरण अभिक्रिया थी। इतने सारे एग्जाम्पल, इतनी सारी बातें वी हाइड्रो हेलोजनीकरण अभिक्रिया पर ही होती रहीं। फिर भी यदि कोई समस्या हो तो मैं बार बार निवेदन करता हूँ कि इनको एक बार वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। मैंने वही के और BR, अगर ए अल्फा है क्योंकि इससे जुड़ा है अल्फा, बगल वाला बीटा, तो इधर से लेंगे तो इधर जुड़ जाएगा, इधर से लेंगे तो इधर डबल बॉन्ड जाएगा, ये ध्यान देना। मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक और जिसे हम खैरास प्रभाव कहते थे, उन्हीं का यूज इन सभी रिएक्शनों में होगा। वी हाइड्रो हेलोजनीकरण सभी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, मैंने उसका एनालिसिस किया और आपको दिया था। अब आइए, इन NCERT क्वेश्चनों को समझना है, बेटर अच्छा लगे तो उसके लिए ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें और एंड तक बने रहें तो वीडियो को अच्छा समझेगा, क्योंकि NCERT रिएक्शन है जो यूपी बोर्ड के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, क्योंकि आपको पता है मैं इन्हीं दिनों लेकर आता हूँ। आइए बात करते हैं प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपेन। हमें प्रोपेन से 1 नाइट्रोप्रोपेन चाहिए। पहली बात हमेशा एक जान लीजिए, अगर कभी भी फर्स्ट कंडीशन चाहिए तो समझ जाना एंटी मार्कोनिकॉफ नियम लागना है। अगर दूसरे नंबर की पोजीशन चाहना है तो मार्कोनिकॉफ लगेगा। इस बात को जान लीजिए अच्छे से। जैसे उन्होंने कहा 1 प्रोपीन से क्या 1 नाइट्रो, मतलब पहले नंबर पर नाइट्रो ग्रुप चाहिए। प्रोपीन यहाँ है, प्रोपीन यहाँ है, मतलब कार्बन 3 यहाँ तो कार्बन 3 यहाँ है। और फर्स्ट पोजीशन चाहिए तो एंटी और सेकंड चाहिए तो मार्कोनी। जैसे प्रोपीन को सूत्र लिया हमने CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपकी प्रोपीन, ठीक। और प्रोपीन से क्या चाहिए 1 नाइट्रो, तो हम क्या करें, फर्स्ट पोजीशन चाहना है तो हमने अभी आपको क्या कहा, फर्स्ट पोजीशन मार्कोनिकॉफ नहीं, एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा हेलोजन अनुसार। तो क्या करेंगे BR दा, लेकिन मार्कोन एंटी चाहिए तो तीर के ऊपर दा लिखेंगे परऑक्साइड, ठीक। तो BR यहाँ जुड़ेगा और H आपका इधर, देखिए क्या हो गया CH3CH2 और CH2 क्या हो जाएगा BR। इसका मतलब क्या हो गया, इसका नाम हो गया 1 ब्रोमो और क्या हो गया प्रोपेन, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन एंटी, अब क्या होगा BR की आपका चाहिए, प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपेन चाहिए, बन क्या प्रोपीन से 1 ब्रोमोप्रोपेन बन गया। कुछ नहीं, आप सिल्वर नाइट्राइड से क्रिया करा दीजिए, अर्थात AgNO2 से, AgBr अलग हो जाएगा और यहाँ जुड़ जाएगा CH3 CH2 CH2 NO2। देख लिए, समझ में आ गया ना, मतलब फर्स्ट पोजीशन एंटी मार्कोन, एंटी मतलब परऑक्साइड, तो ये रिएक्शन होती है पहले। तो प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपेन कैसे बनाते हैं आपके सामने स्पष्ट है। आगे देखिए,
अगली रिएक्शन कहता है टालुइन से बेंजिल अल्कोहल। टालुइन क्या है? C6H5CH3। इससे चाहिए क्या? बेंजिल अल्कोहल। तो बेंजिल अल्कोहल चाहिए तो आप कुछ ना करें, सबसे पहले इसकी क्लोरीन से क्रिया कराइए, और जब क्लोरीन से क्रिया होगी जो, तो कैसे करा देंगे हम डायरेक्ट, उसको थोड़ी सी समझने का प्रयास कीजिए। क्लोरीन से क्रिया कराएंगे, थोड़ी मात्रा में इसको हम गर्म कराएंगे, तो क्या होगा? एक H एक Cl लेकर HCl हो जाएगा, अर्थात प्रतिस्थापन की भांति बना क्या? C6H5CH2Cl। ठीक, इसके बाद हम इसकी क्रिया करा दें KOH से, लेकिन कैसा है? एक्वस फॉर्म में, जलीय फॉर्म में। तो क्या होगा? K जाएगा Cl के पास, तो KCl। क्या बचा? C6H5 और क्या बचा? CH2 और Cl हो गया, इधर OH आ जाएगा, तो ये बन गया बेंजिल अल्कोहल। ठीक, समझ बात बन जा रही? तो टालुइन से बेंजिल अल्कोहल कैसे बनते हैं तो बात समझ में आई है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। क्या लिखा था? ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन, मतलब ब्यूट यहाँ है और ब्यूट यहाँ है, लेकिन यहाँ पर 1 इन है, यहाँ 2 इन, मतलब यहाँ पर पहले नंबर पर डबल बॉन्ड, यहाँ दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड। पहले नंबर पे ही तो दूसरे। ब्यूट तो लिख लीजिए पहले, क्या है ब्यूटीन, मतलब CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए मैथ एथ प्रो ब्यूट, तो ब्यूट तो चल ही रहा है। पहले नंबर पे तो 1 और इन, तो ब्यूट 1 इन तो है, लेकिन जी जो इन है, मतलब ब्यूट यहाँ ब्यूट यहाँ, बट यहाँ इन पहले पर है, तो जिवा डबल बॉन्ड इधर चाहिए, तो काम हो गया। तो आपको पहले बता चुका हूँ, दूसरे नंबर की पोजीशन चाहिए तो मार्कोनिकॉफ लगता है ना? क्या लगता है? मार्कोनिकॉफ नियम। इस बात को ध्यान देना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? दूसरे नंबर की पोजीशन चाहिए ना, तो मार्कोनिकॉफ नियम लगाएंगे। मार्कोनिकॉफ नियम क्या होता है? HBr का योग किया हमने, तो Br यहाँ नहीं जोड़ेंगे, कहाँ जोड़ेंगे? जहां पर हाइड्रोजन कम होते हैं, यही तो होता है नियम। पहला नंबर एंटी मार्कोनिकॉफ, दूसरे नंबर चाहिए तो एंटी मार्कोनिकॉफ। CH3 CH2 है ही, इधर CH के साथ Br लगा दिया, और सिंगल बॉन्ड CH2 से हो गया CH3, वाला H इधर में जाएगा, तो देखो 2 आ गया। मैथ एथ प्रो ब्यूट 2 ब्रोमो ब्यूटेन, लेकिन इन जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगी। कैसे आएगी? सबसे पहले से क्या कराए हम? KOH से क्रिया, लेकिन KOH कैसा? एल्कोहलिक, मतलब जलीय। अब इधर लगेगा वी हाइड्रो हेलोजनीकरण, तो ये K और ये Br, तो KBr हो गया। अब KBr होगा, तब सोचो को OH यहाँ जुड़ जाए, तो नहीं, क्योंकि KOH कैसा? एल्कोहलिक है, तो एल्कोहल नहीं बनाएगा, एल्की बनाएगा, अर्थात OH जाएगा कहाँ से हाइड्रोजन लेने? यहाँ से नहीं लेगा, यहाँ से लेगा। क्यों लेगा यहाँ से? क्योंकि यहाँ दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड चाहिए, तो ये वाला H2 निकल जाएगा और बॉन्ड यहाँ खिसक जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ये बात को ध्यान देना, मतलब सीधी सीधी बात है। पहली पोजीशन के लिए मार्कोनिकॉफ लगाते हैं, और पहली पोजीशन के लिए एंटी मार्कोनिकॉफ लगाते हैं, और दूसरी पोजीशन के लिए मार्कोनिकॉफ लगाते हैं। तो ब्यूट 1 ही थी, अब दूसरी पोजीशन चाहे 1 इंच से डबल 2 इंच चाहे, दूसरी चाहे तो मार्कोनिकॉफ लगाना। Br इधर जोड़ा, इधर नहीं जोड़ा, जोड़ दिया। फिर हमने एल्कोहलिक की वैसे करे, तो KBr हो जाएगा। अब इधर से ऐसे लेंगे, इधर से लेंगे तो फिर इन हो जाएगा फर्स्ट, तो इधर से लेंगे, इधर से अगले बीटा कार्बन से। पहली वाली वीडियो आप देख लीजिए, उनमें अच्छे से समझ में आ जाएगा जी कैसे बनाई टीचर ने। प्रोपीन से प्रोपाइन है, देखो प्रोपीन, देखो CH3 CH और क्या हो गया? डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन है। अब प्रोपीन तो ठीक है, प्रोप यहाँ है तो प्रोप यहाँ, बस यहाँ डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड चाहिए, डबल से ट्रिपल चाहिए। तो डबल से ट्रिपल कैसे मिलता है उस पर चर्चा होगी हमारी। प्रोपीन से प्रोपाइन कैसे होगा, कुछ नहीं, आप बिल्कुल शांतिपूर्वक देखते चलिए, आपको पता चल जाएगा। प्रोपीन से प्रोपाइन जाना है, कुछ मत कीजिए। आप सबसे पहले तो आप कराइए ब्रोमीन से क्रिया। किससे क्रिया कराइए? ब्रोमीन से।
और ब्रोमीन जो क्रिया होगी वो CCl4 की उपस्थिति में। तो एक Br आप इधर जोड़ दीजिए, एक Br आप इधर, देखिए CH3 CH जो Br हो गया आपका, डबल से सिंगल CH2 और फिर Br हो गया। अब आप कुछ मत कीजिए, अब तो सरल दिखाई दे रही होगी आपको कैसे। अब KOH से क्रिया कराइए, लेकिन कैसा, ALC एल्कोहलिक, एल्कोहलिक कराएंगे तो एल्कोहल नहीं बनेगा, जल निकलेगा। अर्थात एक बार के जाएगा इसके को लेकर तो KBr, जब KBr जब के जो वाला Br ले गया तो OH इधर का हाइड्रोजन हटाएगा तो एक बार H2 निकल गया। अब ऐसे दोबारा के जाएगा तो इधर का लेगा तो 2 KBr होगा, तो तब इधर का लेगा अर्थात 2, तो 2 H2 होगा। अर्थात देखो बॉन्ड क्या होगा, CH3 C और H चला गया, ट्रिपल बॉन्ड CH, बन गया ना प्रोपाइन। नहीं समझ में आई, दोबारा देखा मैंने कहा जैसे यहाँ था, दोबारा लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, नीचे थोड़ा सा इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या था, CH3 CH, इधर Br था। इसी मैंने कहा कि पहली वीडियो को अच्छे देख लीजिए, मार्कोनिक आप और एंटी मार्कोनिक आप समझ में आ जाएगा, तो समझ में आ जाता है। जी क्या हुआ, क्या किया हमने, ALC लिया था एक बार, जो के और जो बी, JBr, देखो दूसरी पेन से बता दूं, देखो AK और ABr, तो एक KBr हो गया। जब इधर से Br निकला तो इधर का हाइड्रोजन नहीं जाएगा, बगल वाला हाइड्रोजन जाएगा, तो एक H2 हो गया। अब फिर दूसरा K, दूसरा Br, तो 2 KBr। अब इधर का H नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, इधर का जाएगा, 2 H2। तो ये बॉन्ड कहाँ हो जाएंगे, इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो इसी टाइप का जाएगा, CH3 पर C होगा, ट्रिपल बॉन्ड CH हो जाएगा। इस प्रकार बनाते हैं आप रिएक्शन। बताइए, ये आपकी रिएक्शन थी। इन रिएक्शनों को अच्छे से देखना, क्योंकि हमने आपको पहले भी कहा ये NCERT रिएक्शन है, इम्पोर्टेंट है, आपको समझना अनिवार्य है, ठीक है। आइए आगे आप पेज देखें, कुछ रिएक्शन और भी है, आइए देखते हैं। देखो क्या बना है, ब्रोमोमेथेन से प्रोपेन नॉन, ब्रोमो मतलब Br होगा, मैथेन मतलब CH4 अर्थात एक कार्बन CH3 कर दीजिए, हाइड्रोजन का हो गया ब्रोमोमेथेन। से क्या चाहिए, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन का मतलब समझा ना, एसीटोन चाहिए इनको, देखो CH3 CO CH3, ये एसीटोन चाहिए इनको। कैसा होगा, कुछ नहीं कराना है, इसकी क्रिया कराई सबसे पहले KCN से। क्या, तो क्यों सर आ रहे सर, इसलिए क्योंकि कार्बन चाहिए हमें ज्यादा, तो K और Br, जो KBr हो गया, क्या हो गया, KBr, ठीक है। अब KCN से गिरेगा तो KBr हो गया, और क्या बन गया, CH3CN। इसे बोलते हैं मैथिल साइनाइड, देखो इस प्रकार। और मैथिल साइनाइड की आप रिएक्शन जब कराओगे, मैथिल साइनाइड की किससे आप क्रिया कराइए, जल अपघटन कराइए H2O से, तो N जाएगा H के साथ तो अमोनिया बना देगा, N जाएगा जल के साथ तो क्या बनाएगा, अमोनिया। और यहाँ बना दीजिए आप एसिटिक अम्ल, कितना ओल है, 2 से 2 लगा दिए, आगे पूरा रिएक्शन कंप्लीट आप देख लीजिए। अब इस एसिटिक अम्ल की कैल्शियम से क्रिया कराइए तो बन जाता है CH3COO का होल टॉय, और क्या हो जाएगा Ca, और इसका कराते हैं जब शुष्क आसवन तो बन जाता है एसीटोन। ये तो पीछे पढ़ी भी होगी आपने, अब तो मैं प्री बोर्ड की क्या बोलते हैं, शुष्क आसवन बोलते हैं इसको ना, शुष्क आसवन, क्योंकि आपने तो पढ़ा होगा ना ये सब चीजें कैसे होता है, क्योंकि इसके लिए इसलिए मैं कह रहा हूँ पढ़ा होगा, क्योंकि आपने बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं अब तो हम सभी लोग मिलकर, तो इस तो समय पढ़ा होगा कि सबसे पहले केस के हो गया CH3CN हो गया, N जाएगा H के बाद तो केवल NH3 बन जाएगा, नहीं। अब जो कुछ बचा तो यहाँ जोड़ दिया जिस पर, और कैल्शियम डाल दिया, कैल्शियम होगा, और शुष्क आसवन का तो एसीटोन बन जाएगा, और साथ में CaCO3 भी निकलता है इस प्रकार, निकाला नहीं, मेन कंपाउंड से मतलब है। अब देखिए 1 क्लोरो ब्यूटेन से ऑक्टेन, ब्यूटेन देखो, ब्यूटेन का मतलब क्या है, 4 कार्बन, CH3 CH2 CH2 CH2, 1 2 3 4 कार्बन मतलब ब्यूट, और इधर लगा था क्लोरीन, तो 1 क्लोरो ब्यूटेन से कहा ना N ऑक्टेन, ऑक्टेन का मतलब 8 कार्बन वाला कंपाउंड, लेकिन N मतलब लंबा, मतलब नॉर्मल लंबी श्रृंखला चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, सोडियम धातु से क्रिया करा दीजिए, शुष्क
ईथर की उपस्थिति में। क्यों? क्योंकि देखो 1 2 3 4 कार्बन है और चाहिए कितना 8 कार्बन वाला कंपाउंड, तो 10 तो गुना, तो शुष्क ईथर की बनाएगा तो 2 समूह लगाएंगे और 2 NaCl के साथ वो निकल जाएगा। और देखो 2 देर हो गया, देखो CH3 CH2 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 और CH3 हो जाएगा ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 जी बन गया। ऐसा लिख देंगे, आपको दिक्कत थोड़ी है। आपको ये होता है, मतलब दो वाला ले लीजिए, मतलब बोटा चाबी के लगा देंगे तो 2 गुना हो के लगा सकते हैं। जब सम संख्या का गुना होता है ना तो बोटा चाबी के लगाते हैं। आइए देखो अगला, देखो फिर देखो यहाँ क्या कह रहा है। वो कहता है 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोम, मतलब अब ये ब्रोमीन कहाँ है, दूसरे नंबर पे, यहाँ ब्रोमीन फर्स्ट है, मतलब फर्स्ट पोजीशन एंटी मार्कोनी का। तो पहले प्रोपेन लिखो CH3 CH, इधर Br, इधर CH, जी 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन चाहिए। अब 1 ब्रोमोप्रोपेन कैसे बनेगी, इसको ध्यान से समझ लीजिए। कैसे, बिल्कुल सरल है। कैसे सरल है देख लीजिए, अब अच्छे से समझ में आ ही जाएगी। 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन, फर्स्ट पोजीशन चाहिए तो कुछ मत कराइए। आप क्या कराएं सबसे पहले, देखिए सबसे पहले क्या कुछ ना कराइए, वही है जो कराते आते हैं, KOH कैसा, ALC वाला, KBr हो गया। अब K ने Br किस कार्बन से ली, इस कार्बन से ली, तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, बगल वाले का, H2O, क्या बचा CH3 CH और डबल बॉन्ड हो जाएगा CH2। अब इसकी करा दो HBr से क्रिया और इधर लिख देना परऑक्साइड। क्यों, एंटी मार्कोनिक आप लगेगा, कैसे पता, 1 पोजीशन चाहिए ना तो Br इधर ही लगा दीजिए और जी लगा, जो हो गया बन गया रिएक्शन। देखो CH3 CH2 CH2 Br, 1 ब्रोमोप्रोपेन 2 ब्रोमोप्रोपेन, हो गया कंप्लीट। फर्स्ट पोजीशन एंटी मार्कोनिक। एक लास्ट रिएक्शन देख लीजिए, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन आपके 8 रिएक्शन थी जो आपको जरूरी थी। 2 क्लोरोप्रोपेन से, देखो प्रोपेन मतलब CH3 CH2 और CH3, जो प्रोपेन, इधर से एक हाइड्रोजन कम करो, इधर Cl लगाए तो 2 क्लोरोप्रोपेन हो गया। ये कुछ नहीं है इधर, समझना। 1 प्रोपेनॉल जाना, मतलब पहले नंबर पर प्रोपेनॉल, पहले नंबर पर OH है, तो कुछ नहीं कीजिए आप। सबसे पहले क्या कीजिए आप, फर्स्ट पोजीशन वाला चाहे तो एंटी मार्कोनिक लगाएंगे। एंटी मार्कोनिक चाहिए, एल्कीन बनाइए पहले, सबसे पहले तो एल्कीन बनती कैसी है, KOH से क्रिया कराइए, ठीक है, वो भी एल्कोहल है, क्या होगा KBr KCl, और इधर से OH H लेगा तो H2O, क्या बना CH3 CH डबल वन CH2। अब फर्स्ट पोजीशन जाना है तो कुछ मत कराइए, HBr से क्रिया कराइए और तीर के नीचे उधर लिख दीजिए परऑक्साइड, मतलब एंटी मार्कोनिक। फर्स्ट पोजीशन एंटी, Br इधर होगा, H इधर होगा, Br इधर होगा, तो CH3 CH2 CH2 Br। अब करा दीजिए KOH से क्रिया, कैसा एक्वास, ना कि जलीय, जी एल्कोहलिक था तो इसलिए जलब निकला, कोई और जलीय है तो एल्कोहलिक रहा, मतलब KBr। आप क्या करेंगे CH3 और CH2OH, ये ध्यान से सुनना। आशा करते हैं कि ये 8 रिएक्शन आपको एनसीईआरटी की समझ में लेकर आए हैं यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या होता है जब, ओनली केमिकल रिएक्शन, व्हाट हैपन, क्या होता है जब, बताइए क्या होता है, अरे क्या होता है जब एथेनॉल सोडियम ब्रोमाइड या सान H2SO4, इस टाइप की रिएक्शन जो होती हैं उस पर बात कर रहे हैं हम आपसे। और यूपी बोर्ड के लिए ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो आपका केमिस्ट्री का एग्जाम होगा उसके लिए मैं लेकर आया हूं, और ये ध्यान दे लीजिए, सबसे ज्यादा आनंद आपको आएगा। चलिए देखते हैं हम सबसे पहले पहली रिएक्शन पर। देखो दूसरी भी दिखाई देने लगी आपको। क्या होता है जब, व्हाट हैपन व्हेन ओनली केमिकल रिएक्शन, एथेनॉल सोडियम ब्रोमाइड तथा सान H2SO4 के साथ क्रिया। देखो एथेनॉल, एथेनॉल मतलब एथाइल एल्कोहल, आंसर भी लिख रहा हूं सब में। सोडियम ब्रोमाइड, भैया सोडियम ब्रोमाइड है,
और जो अभिक्रिया जो होती है वो शांत H2O4 के साथ नहीं, इसकी उपस्थिति होती है। हुआ ना भ्रम पैदा, ऐसा होता है, होगा कुछ नहीं। ये आपका क्षार अलग हो जाएगा इस प्रकार, देख लीजिए, हो गया ना। और C2H5 Br आपका अर्थात एथिल ब्रोमाइड बन के तैयार हो गया। कोई समस्या हो तो बता दीजिए, पहली रिएक्शन को आपके सामने है, एथेनॉल सोडियम ब्रोमाइड सांद्रता। आहा क्या बात है, बढ़िया समझ में आ गई सर जी। आगे चलिए, चलिए तो फिर चलते हैं। अगर आगे देखें तो कहता है 2 ब्रोमो पेंटेन। अरे क्या कहा, पेंटेन? अरे पेंट चाहिए इसको, देखिए चलो रंग दे रहा हूं। पेंटेन का मतलब 5 कार्बन, देखो CH3 CH2 CH2 CH और इधर लगा दो CH3, इधर 2 ब्रोमो मतलब Br। ये हो गया आपका 2 ब्रोमो पेंटेन, ठीक है। 2 ब्रोमो पेंटेन को एल्कोहलिक KOH के साथ, चलो KOH लेना है। कैसा बच्चा, एल्कोहलिक ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा ध्यान को समझने का प्रयास करें आप सभी। जब भी एल्कोहलिक होता है KOH तो कभी एल्कोहल नहीं बनता। जब एल्कोहलिक होता है KOH तो कभी एल्कोहल नहीं बनता, और जब एल्कोहल नहीं बनता तो क्या बनता, एल्कीन। देखो जी के ये Br, तो सबसे पहले तो ए हटा, ये ले हटा दिया। अब Br जिससे जुड़ा वो कहलाएगा अल्फा, बगल वाला ए बीटा, ये बगल वाला ए भी बीटा, तो ये OH आएगा, इधर से H हटाएगा और ये H2। अब देखिए जी वाला बॉन्ड फिक्स हो जाएगा। यहाँ क्या बचा, CH3 CH2 और ये CH2 और ये क्या है CH, बॉन्ड हो गया डबल, डबल बॉन्ड इधर लेके दे रहा हूं, ठीक है CH2। दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया जगह की वजह से। बताइए समझ में आ गया नहीं आ गया? आहा क्या बात है सर। आगे चलिए चलिए चलिए, समय कम है, कोई बात नहीं, दिक्कत आगे ये आ गए अपन तीसरे नंबर की रिएक्शन पर। क्या कहता है, एन ब्यूटिल क्लोराइड, मतलब एन का मतलब है नॉर्मल ब्यूटिल, कोई समूह नहीं लटका है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई चीज लटकी नहीं है, नॉर्मल ब्यूटिल ले। ब्यूट का मतलब 4 लिखो। आहा देखो CH3 CH2 CH2 प्रोपेल हुआ, ले एक और CH2, तो मैथ एट प्रो ब्यूट हो गया ब्यूटल। क्लोराइड का मतलब ले भैया क्लोराइड। आहा कितना बढ़िया बताया सर जी, कोई बात नहीं, अच्छा ही बताएंगे, पढ़ाएंगे थोड़ा गंदा नहीं तो। अब लिया KOH, लेकिन कैसा, एल्कोहल है। और भैया जब एल्कोहल लेते हैं, एल्कोहलिक KOH लेते तो एल्कोहल नहीं बनता, एल्कीन बनती। कैसे, ऐसे एक भैया जो के अजो भैया Cl भैया KCl। आहा सर जी निकाल दी मैंने तो, बढ़िया, तो कोई बात नहीं। आगे क्या हुआ, कुछ नहीं। Cl किससे लगा, HCl, इससे लगा तो ये अल्फा, और बगल वाला हो गया बीटा, तो OH कहाँ से लेगा, H इधर से लेगा, तो ये पानी भी निकाल दिया। कितना अच्छा निकाल लेता है, बढ़िया। अभी बॉन्ड फिक्स हो जाएगा यहाँ, देखो आहा CH3, ये बचा आपका CH2, फिर बचा CH और डबल बॉन्ड CH2, मैथ एट प्रो ब्यूट बन गया ना, ब्यूट आहा इन, ऐसा बन जाएगा ब्यूटीन। ये ध्यान दें, क्योंकि अगर आप एल्कोहलिक KOH की क्रिया या मार्कोनिक आप एंटी मार्कोनिक आप देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, और उसमें सीख लीजिए। वो अनिवार्य है, क्योंकि ये समझ लीजिए कि बोर्ड एग्जाम में इस टाइप की रिएक्शन आएंगी ही आएंगी। वीडियो जरूर रिटर्न में दे रहा हूँ, लेकिन लगभग मैं बार बार कहता हूँ आपको सबसे बेटर, सबसे अच्छे नंबर इस वीडियो से गेन हो जाएंगे। अर्थात क्या होता है, जब सभी रिएक्शन आपको मिल जाएंगी, कभी समस्या की उत्पन्न नहीं होगी, ठीक है। आइए आगे देखा, चलो सर जी आगे चलिए। चौथा आ गया, कोई दिक्कत होगी क्या, नहीं होगी, देखो कैसे नहीं होगी, देखो क्या कहता है, ध्यान दे सुनो।
इस मार्कर को बंद कर लूँ मैं। फिनॉल की सांद्र HNO3 से क्रिया, देखो फिनॉल का है, ये फिनॉल हुआ, ये लगाया हमने बेंजीन में रिंग और लगा दिया OH, दिस इज अ फिनॉल, ठीक। और फिनॉल की सांद्र HNO3 से भैया HNO3 लगा दो। तो आपको पता होगा सर जी कि फिनॉल की HNO3 से क्रिया हो, देखिए बच्चे फिनॉल की सांद्र से क्रिया करानी है। अब सांद्र से करानी है तो बनेगा पिक्रिक अम्ल, और सांद्र से ना कराने होती और तनु से कराते तो ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल बनते। तो पिक्रिक अम्ल बना ली। देखो इधर NO2 जोड़ो, इधर जोड़ो एंड इधर जोड़ो, देखो क्योंकि सांद्र कह रहा है ना, तो देखो इधर NO2 जोड़ो, इधर NO2 जोड़ दिया और इधर भी NO2 जोड़ दिया और OH था ही, बस इधर 3 लगा दीजिए एंड 3H2O निकल के अलग हो जाएगा। ये कहलाएगा पिक्रिक अम्ल या 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल, ऐसा भी कह सकते हैं आप। तो सांद्र HNO3 से क्रिया, देखो ये इंपोर्टेंट रिएक्शन है भैया, इसको आपको बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा जगह कम है तो थोड़ा आपको ज्यादा अच्छे से लिख पा रहा हूँ मैं। सो देखकर फिनॉल की जिंक, पहले मेरा मंतव्य था कि आपको केवल क्वेश्चन दे दूं, फिर मेरा मन हुआ कि नहीं क्वेश्चन अकेला न दीजिए, बच्चों को सॉल्व भी कराइए, इसलिए थोड़ा सा जगह कम छूटे। पढ़े तो आपने है, चलिए फिनॉल की जिंक, देखो ये क्या है बेंजीन, इसमें लगा दिया OH, हो गया फिनॉल, और जिंक का मतलब है आपको Zn। इससे क्या कुछ नहीं करना है, हमारे जिंक बाबू जाएंगे ओ को उठा लाएंगे और इनकी शादी हो जाएगी, बन गया Zn ऑक्साइड, और बस जी वाला HEC में विलय हो जाएगा। देखो बन गया ये बेंजीन, क्या बन गया बेंजीन, बन गया ना बेंजीन। आप देखो आगे रिएक्शन देखो, कितना अच्छी रिएक्शन है, कितना सोना है यार, कितना सोना है। आ गया, आइए NaOH के साथ फिनॉल को कराना है CCl4 के साथ गर्म, कोई दिक्कत नहीं, फिनॉल उठाओ पहले तो, सबसे पहले देखो दिक्कत नहीं ना, देखो ये क्या है आपका बेंजीन के साथ OH लगा, हो गया फिनॉल, ये क्या बन गया फिनॉल, नहीं देखा जरा ऊपर कर ले, हो गया फिनॉल। NaOH के साथ लो भैया, NaOH ले लिया भैया, और CCl4 कर लिया भैया, CCl4 भी ले लिया, और क्या लेगा वे, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं करना है। अब बुद्धि लगाएंगे, ये Na जाएगा Cl के पास, तो कितना Cl 4, तो 4 NaCl निकल के भाग जाएगा। और सर आपने तो ये Na जाएगा Cl के साथ, तो 4 NaCl लगा, तो 4 लगा दीजिए, तो 4 Na भी होनी चाहिए भैया, हो गया Na 4। अच्छा नहीं लिखा, ले भैया लिख दिए 4 Na, कोई समस्या आपका। ये आप फिनॉल जाके तो उतार लीजिए, समझाने के लिए अच्छा सा लगेगा आपको। ये उतार लिया हमने फिनॉल OH, ठीक। अब यहाँ का बचा C, तो C इधर जोड़ दीजिए, ले भैया C जोड़ दिया। अब जो C, ये वाला C इस कोने पर जुड़ा है, ध्यान से सुने, Na गया पहले Cl लेके NaCl बनाया, 4 Cl थे तो 4 NaCl लगाया। अब इस C जाएगी यहाँ लगने, तो इस कोने पर तो हाइड्रोजन होगा, तो भैया ले हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया उसका। अब जब C इसके कोने में गया तो यहाँ हाइड्रोजन होगा, तो हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया। आप क्या करेंगे, कितने OH है, O है 4, तो 2 ये बीच में लगा दीजिए, इसे बोलते हैं सैलिसिलिक अम्ल, इसे क्या बोलते हैं सैलिसिलिक अम्ल। ये ध्यान देना, पहले Na गया Cl, 4 NaCl होगा, तो 4 Na होने के कारण इधर 4 लगा दिए। अब ये C जाएगा इधर, तो C के साथ निकलेगा H, तो CH हो गया। अब 2 वो निकाल, अब देखो कितना H बचा था, 4 H थे और 2 बचे, से लिखा दीजिए 2H2O। ये रिएक्शन होगी कि NaOH के साथ फिनॉल की क्रिया कराएं तो क्या बनेगा। रिएक्शन काफी है, अभी 10 मिनट में केवल आपने 6 रिएक्शन समझी और इसको आनंद लिया। चलिए आगे देखें, कितना अच्छा लग रहा है। आ जाइए, देखो देख लिया आपने, चलो कोई दिक्कत नहीं, देख लिया कर, अच्छा देखने के लिए तो आया हूँ। चले तो फिर कहाँ, घर चले। देखिए अगला इंपोर्टेंट रिएक्शन क्या है, एसीटोन को सांद्र H2SO4, तो एसीटोन का सूत्र क्या होता है CH3 COCH3, इस किसका सूत्र है एसीटोन, एसीटोन के साथ सांद्र H2SO4 का, सांद्र H2SO4, कोई दिक्कत नहीं। ये रिएक्शन जो है
थर्ड स्टेप होती है। यहां पर एसीटोन को 3 अणु लेंगे और बेंजीन में यहां CH3 समूह, यहां CH3 समूह और यहां CH3 समूह लग जाता है और 3 H2O बाहर निकल जाते हैं। इसे हम बोलते हैं मैसेटिलीन। एंड मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से भी आपके टीचर ने बताया होगा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है और मैं पहले भी कह चुका हूं, देख लीजिए चाहे। देखो आज ही आ गया साला, फिर बीच में बढ़ गया। चल हट, नहीं सर अभी 1 मिनट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, हाँ पहले भी कह चुका हूं। चल हट, आगे हटा दिया, ठीक है। तो एसीटोन के 3 अणु शांत H2SO4 के द्वारा आपस में मिलकर मेसेटिलीन गैस बना के तैयार करते हैं, ठीक। इस बात ना क्या लगा, एसीटैल्डिहाइड, क्या लगा, एसीटैल्डिहाइड। तनु NH के साथ, देखो NaOH तनु है, सांद्र नहीं है। सांद्र की एक अलग बात होती है और तनु की एक अलग बात होती है, ठीक है। इस बात को ध्यान देना। जैसे एसीटैल्डिहाइड है, तनु है, तो यहाँ क्या हो कि एल्डोल संघनन है यहाँ का। तो देखो एक लिए CH3 CHO हमने इस प्रकार। अब क्या सर जी हमें कैसे पता चलेगा ये एल्डोल संघनन है? अरे सर ऐसे पता चलेगा, यहाँ क्या लगा, तनु NaOH के साथ करा रहे हैं एसीटैल्डिहाइड की, तो सर एल्डोल ही संघनन होगा। अगर सांद्र के साथ कराते तो HCOO निकलता और आयोडोफॉर्म बन जाता, वो क्या बोलते हैं उसको, अगर उसके साथ कीजिए कराते तो, समझ रहे हो। तो एसीटैल्डिहाइड तनु NaOH के साथ है तो 2 एसीटैल्डिहाइड लीजिए और तीर के ऊपर लगा दीजिए तनु NaOH। देखो आपका करना है कुछ नहीं, CH3 से दे दो CH2, इसका H बाहर निकाल दीजिए, जिससे OH हो जाएगा और ये हो गया CHO। तो ये दोनों आपस जुड़ जाएंगे तो कैसा होगा, CH3 है और ये CH से क्या होगा, जो OH हो गया और जाएंगे CH2 CHO कंपाउंड हो जाएगा। इसे बोलते हैं एल्डोल, एल्डिहाइड है, ये ध्यान देना जी, कहलाता है हमारा एल्डोल। तो हमने आपको बना सिखाया कि एल्डोल क्या होता है, इसके बारे में आप जानकारी क्लियर हो चुकी होगी। आइए अगली क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत भी है, खा लीजिए, अच्छा है सॉरी सॉरी, बाकी वाली लाल की जय। आइए फॉर्मिक अम्ल को हमें कराना है फेलिंग विलेन से भी और टोलना विकर्मक से। चलिए तो फॉर्मिक अम्ल की, ये है फॉर्मिक अम्ल, ये क्या है आपका फॉर्मिक अम्ल, एक बार नाम लिखा जरा, बहुत है। बाकी पेपर कैसा लिखना है या क्या लिखना है इसकी मैं आपको जानकारी बहुत अच्छे से दूंगा किसी एक वीडियो में, बहुत सुपर तरीके से, इस बात को ध्यान देना। तो थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, सॉरी। आइए फॉर्मिक अम्ल की फेलिंग विलेन से बटोरना विकर्मक से करें। देखो फॉर्मिक अम्ल फेलिंग विलेन का मतलब क्या होता है, CuOH का होल ट्वाइस, इसके साथ क्रिया होती है। होगा क्या, कुछ नहीं, Cu जाएगा इधर के O को लेकर तो निकाल दिया Cu2O, मतलब इसे बोलते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड। और ये होता कैसा है, यहाँ बनता कैसा है, ये बनता कैसा है सर जी, ये लाल होता है, इसे तो लाल पेन से लिखा मैंने, देखा ना। अब Cu2 होगा तो भैया ले 2 लगा दीजिए, अब कुछ नहीं, C दिख रहा है, अलग कर दिए CO2 के रूप में, हट गया, हट बक हट गया। अब क्या बचा, 2 H ये है और 4 ये, 2 कितने होगा, 6, कितने होगा, 6 होगा। देखो आप खुद में लगाइए, गलती तो नहीं हो गई, मेरे हिसाब से तो नहीं हुई। CO2 हो गया और Cu2 हो गया। अब देखो 2 पहले थे 4 और 2 6, 6 के में 3 H2 बन जाएंगे क्या, देखो 3 ऑप्शन है, होना चाहिए 3 ऑप्शन, क्योंकि 2 ऑक्सीजन पहले थे, 2 लगे हाँ और 1 बन गए, 3 ऑक्सीजन हो गए तो 3H2 बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब कोई समस्या नहीं होना चाहिए। आगे देखो इसी फॉर्मिक अम्ल की रिएक्शन समझिए, साफ दिखाई दे रहा होगा आपको, आशा है ऐसे, नहीं दिखा तो बता दीजिए, दिखाई दे रहा ना, ठीक है। फॉर्मिक अम्ल की टोलेना भी कर, टोले का मैं क्या हो, Ag2O से क्रिया, क्या दिए टोले होना कुछ वही, C हो तो भैया अलग कर दो CO2 और 2Ag है जो 2Ag बना देता है,
और 2Ag क्या है, रजत दर्पण। क्या है, रजत दर्पण बनाता है। और रजत दर्पण कैसा होता है सर जी, काला। इसी से मैंने काले से लिखा, देगा काला लाल, हो गया ना। अब क्या बचा, 2H है, एक O है, 2H है, एक O है, तो H2O निकल गया। ठीक है, ये आप नवे नंबर की रिएक्शन भी समझ में आ चुकी होगी। अब आइए फॉर्मेल्डिहाइड की NH3 से भी और NaOH से भी। लेकिन NaOH देखना ना, सांद्र लिखा मैंने, तनु की तो बात ही नहीं हो रही भैया। हाँ चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, तनु होती तो बैकेलाइट बनाना पड़ता मुझे, बस पसीना आता फिर। चलिए फॉर्मेल्डिहाइड की NH3 से देखो, ये फॉर्मेल्डिहाइड है और ये लिखा है NH3 अमोनिया। तो होगा क्या कि आपको बता दें, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शन है फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया से क्रिया। होता क्या है आपको पता होना चाहिए, यूरोट्रोपिन बनता है हेक्सामेथिलीन CH2 का होल 6, टेट्राएमिन N4 बनता है और 6H2O बाहर निकलते हैं, N4 होते तो यहाँ 4 लग जाता है और 6 कार्बन हो गए तो 6 यहाँ लग जाता है। ये यूरोट्रोपिन भी कहलाता है, यूरोट्रोपिन, जिसका रासायनिक नाम होता है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमिन। ये ध्यान रखना। और इसी फॉर्मेल्डिहाइड की NaOH से देखो, यही फॉर्मेल्डिहाइड क्रिया करेगा आपका NaOH से। जब NaOH से होती तो NaOH कैसा है, सांद्र है। अगर ये तनु होता तो हम बैकेलाइट बनाते, और सांद्र है तो हम क्रिया कराएंगे, जो कराएंगे वो क्रिया होगी हमारी कैनिजारो अभिक्रिया की भांति, कि अगर फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणु जाएंगे तो ये मैथिल अल्कोहल और HCOONA बनेगा। इसे बोलते हैं मैथिल अल्कोहल और ये है सोडियम फॉर्मेट। और जो रिएक्शन आप देख रहे हैं ये वाली, ये कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। मैं आपको काफ़ी बहुत रिएक्शन लाऊंगा आपके लिए, परेशान ना होना। और मैं बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी करा के दूंगा, मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ों की पूरी दूंगा। बाकी तो आपने पढ़ा भी है तो आपको समस्याएं भी उत्पन्न होगी। फॉर्मेल्डिहाइड की NH3 से कराई तो भैया आपको पता है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमिन बनता है, और फॉर्मेल्डिहाइड की सांद्र से कराते हैं तो बनेगा आपकी मैथिल अल्कोहल सोडियम फॉर्मेट, अर्थात कैनिजारो अभिक्रिया भांति होता है। अगर तनु से होती तो बैकेलाइट बन के तैयार होता। आइए यहाँ हेडिंग डली है कैल्शियम फॉर्मेट, नहीं हाँ, कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन। तो कैल्शियम एसीटेट का देखना, कैल्शियम फॉर्मेट देखो, कोई दिक्कत नहीं। कैल्शियम एसीटेट का सूत्र देखो, संरचना बताऊंगा रिएक्शन, CH3COO, इधर भी CH3COO और ये लिखा Ca। मतलब इसका नाम क्या है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको कैसा लिख सकते हैं, ऐसा, इसको दोगुना करके। ठीक है, ये एक ही चीज़ है दोनों। और इसी क्रिया करा रही है कैल्शियम फॉर्मेट से, तो HCOO और HCOO मेरे हिसाब से संरचना में सीखी, इसलिए मैंने बता रहा हूँ। कुछ नहीं करना है, देखना थोड़ा सा, 1 मिनट के लिए थोड़ा चेंज कर लो, इससे आपको समझाने तकलीफ ना हो। इधर से चिन्ह लगाइए, इतना पार्ट अलग कर दीजिए, यहाँ से चिन्ह लगाइए, इतना पार्ट अलग कर दीजिए। देखिए अब क्या बचा, CaCOO और ट्रिपल O, तो होगा क्या CaCO3। इधर से भी CaCOO और जो O3, मतलब 2CaCO3 निकल जाती है। बचा क्या, जो बचे CH3, इसको उठाइए से गुणा कर दीजिए इधर, इसको उठाइए से गुणा कर दीजिए इधर से, CH3CHO, देखो CH3CHO तो होगा CH3CHO और CH3CO, इधर से H मिल जाएगा तो 2 CH3CHO, अर्थात एसिटाल्डिहाइड बन के तैयार होगा। अगर कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट का यदि हम शुष्क आसवन कराते हैं तो 2 अणु एसिटाल्डिहाइड के बन के तैयार होते हैं। ठीक है, आपने 1 2 3 4 5 रिएक्शन और सीखे थे। समय जरूर लग रहा है, लेकिन आपको मेरी आशा है कि आपको रिएक्शन समझ में आ रही होंगी।
कुछ रिएक्शन और हैं जो आपके सामने प्रस्तुत हैं। ठीक है, सबसे पहला है एनिलीन का नाइट्रीकरण। थोड़ा अजीब है भैया, आपको बता दें, क्योंकि एनिलीन नाइट्रीकरण के बारे में आप जानते हैं प्राचीन काल से। नाइट्रीकरण का मतलब होता है सांद्र HNO3। नाइट्रीकरण का मतलब होता है सांद्र HNO3 और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण से क्रिया। लेकिन आपको बता दें एनिलीन का आसानी से नाइट्रीकरण होता नहीं है। एनिलीन का डायरेक्ट आप नाइट्रीकरण कराना चाहें, अर्थात आपने सोचा कि हम एनिलीन लें, देखना थोड़ा मैं समझाऊं नीचे। यदि हमने सोचा ये एनिलीन ली और हमने इसमें HNO3 से क्रिया करा देंगे, तो एनिलीन का डायरेक्ट नाइट्रीकरण कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि एनिलीन में जो NH2 समूह होता है वो इस नाइट्रिक अम्ल के द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है, और इसलिए ऑक्सीकृत ना हो इसलिए एनिलीन का पहले नाइट्रीकरण नहीं कराते, पहले क्या कराते हैं, पहले इसका एसिटिलीकरण कराते हैं, मतलब एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड से क्रिया कराते हैं, और फिर नाइट्रिक अम्ल कराकर उसका जल अपन्न कराते हैं। ये एसिटिलीन का नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रीकरण होता है। देखना थोड़ा समझ लीजिए। जैसे लिखा सबसे पहले कराते का है एसिटिलीकरण, CH3 और Cl लेकर, होना कुछ नहीं, ए वाला H जाएगा HCl के साथ, तो HCl बाहर निकल जाएगा और खुद जुड़ जाता है उसकी जगह पर NH है ही, और क्या बच्चों CO CH3, इसे बोलते हैं एसिटिनाइड। ठीक है, अब इसी एसिटिनाइड का हम कराते हैं नाइट्रीकरण, मतलब अब कराएंगे सांद्र HNO3 से क्रिया। तो क्या होता है, HNO3 से NO2 निकल के ऑर्थो और पैरा स्थिति पर लग जाता है। देखो इस प्रकार, ये आपका वही NHCOCH3 है, यहाँ भी NO2 लग जाएगा और इसी प्रकार एक कंपाउंड बनेगा। तो देखना NHCOCH3 तो है ही, एक पैरा पोजीशन में लग जाएगा। फिर इन दोनों रिएक्शनों का होता है जल अपघटन, ये होता है जल अपघटन। जल अपघटन होने से क्या होगा, अब जल आपका जो क्या होगा, देखना सुनना, जो NH है तो NH तो रहेगा ही, और NO2 जो है NO2 रहेगा यहाँ के, था इधर से एक H मिलेगा, इसके साथ जुड़ेगा NH2 हो जाएगा, और एक OH बच्चों से Cl इतने के साथ अलग हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ होगा, मतलब जे NO2 का नीचे है तो नीचे ही रहेगा जे वाला, अब जे NH है तो एक इधर से मिलेगा तो NH2 हो जाएगा, और जो OH मिलेगा तो साथ जुड़कर इसके साथ अलग हो जाएगा, अर्थात दो जल के अणु, अर्थात इसे बोलते हैं ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, इसे बोलते हैं पैरा नाइट्रो एनिलीन। मतलब इस स्टेप में चलती है रिएक्शन। कोई सोचे कि नहीं सर बनना तो वही है तो डायरेक्ट करा दीजिए, तो डायरेक्ट मैथ कराएंगे तो ये रॉन्ग मेथड कहलाएगा, क्योंकि एनिलीन का डायरेक्ट नाइट्रीकरण संभव नहीं है। अगर कराते हैं तो इसका ऑक्सीकरण हो जाता है NH2 समूह का, इसलिए सबसे पहले एसिटिलीकरण कराएंगे, फिर HNO तो यहाँ जोड़ दीजिए आप, और फिर इसका जल अपघटन कराइए, फिर H लगा के अलग कर दीजिए। ठीक है, इसे डायरेक्ट नहीं करा सकते। एक रिएक्शन देखिए फिनॉल का ठंडे तथा तनु HNO3 से, देखो अभी फिनॉल की हमने सांद्र HNO3 से क्रिया कराई थी, तो हमने देखा क्या पिक्रिक अम्ल बनता है, और अब हम फिनॉल की ठंडे HNO3 से क्रिया कराते हैं तो होता क्या है, यहाँ क्या है, कोल्ड है और डेल्यूट है, दोनों चीजें हैं। तो होगा क्या कि एक ऑर्थो और एक पैरा, दो समावयवी बन के तैयार होंगे इस प्रकार। OH जाके चला ये, एक NO2 यहाँ जुड़ जाएगा, जिसे बोलते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल,
और एक जुड़ जाएगा OH इधर, ऐसे बोलेंगे पैरा नाइट्रोफिनॉल। इस बात को हमेशा ध्यान देना। अगर फिनॉल की सांद्र से कराते हैं तो पिकेटिक अम्ल बनता है, हम पहले भी सिखा चुके हैं आपको, जस्ट अभी कुछ टाइम पहले ही सिखाया मैंने, ठीक है। देख लीजिए यहाँ है ये आपकी फिनॉल की सांद्र H से कराए तो हमने देखो 3 अणु लेके पिकेटिक अम्ल बना के बताया आपको, और यहाँ फिनॉल की ठंडे से कराए तो नाइट्रिक ऑर्थो पैरा बनता है। तो इस बात को आपको डिफरेंस खुद सीखना है कि कहाँ डिफरेंस होगा नहीं होगा। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एनिलीन का हैलोजनीकरण क्या होगा, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एनिलीन का हैलोजनीकरण क्या होता है। एनिलीन हैलोजनीकरण का मतलब ही आपको पता होना चाहिए कि हैलोजन से क्रिया हो गई। हैलोजन से क्रिया कैसी, उसको थोड़ा जान लीजिए। देखो जे एनिलीन है, NH2 लगा दीजिए। हैलोजनीकरण का मतलब है चाहे ब्रोमीन से कराएगी चाहे क्लोरीन से। चलो मैं क्लोरीन तो हर व्यक्ति लेता है, ब्रोमीन लेके दे रहा हूँ तो ना कुछ नहीं है, EBR इधर लगेगा, इधर भी लगेगा, इधर मत दिखना, तीनों जगह पर BR लग के तैयार होगा, अर्थात इधर भी और इधर भी। तो 3 जगह लगेंगे तो 3 लगाइए पर, और तीनों जगह से H निकलेंगे तो 3H BR बन के तैयार होगा। तो देखो ये पहला कार्बन कहलाया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठा, मतलब ये 2 नंबर पे, ये चौथे नंबर पे, ये छठवां। सो नाम लिख सकते हैं 2,4,6। 3 ठे यहाँ है जो ट्राई, क्या है 3 ब्रोमीन तो ब्रोमो, और किसके साथ है एनिलीन के साथ, तो ट्राई ब्रोमो एनिलीन। 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। आशा करते हैं कि इतनी सभी रिएक्शन आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। तो ये जो रिएक्शनें थी ये सभी की सभी यूपी बोर्ड के लिए थी, मैं आपको कंप्लीट करा भी चुका हूँ। ये समथिंग 13 रिएक्शन बताई हैं और एक अपने स्तर से बताई हैलोजनीकरण, तो इनको समझने पर करना। पहले विधान ये था कि सोच लैंथेनाइट तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर, और मेनली बात कर रहे हैं हम 4f श्रेणी के तत्वों पर, ठीक है। इस बात को आप जान लीजिए अच्छे से। दोबारा बोल रहा हूं, हम लोग बात कर रहे हैं लैंथेनाइट तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर, अर्थात बात रियलिटी में बात कहें तो 4f श्रेणी के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात हो रही है। सबसे पहले डियर बच्चों आप देखते भी हैं यहाँ मैंने एक हेडिंग टाइप में लिखा है सामान्य सूत्र। ये जो लैंथेनाइट तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो ट्रिकी रूप में मैं सिखाऊंगा, और बहुत ही आसानी से मैं आपको कहता हूं कि आपको लैंथेनाइट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रट जाएगा, रट मक्खन हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से समझिए। पहले तो लैंथेनाइट तत्वों का ऐसा मान लीजिए, लैंथेनाइट तत्वों का इलेक्ट्रॉन बनने का सामान्य सूत्र होगा, वो सूत्र होगा आपके लिए यहां लिख रहा हूं मैं, एन इधर से ऐसा मत लीजिए, आप ऐसा लीजिए 4f 1 से लेकर 14, ठीक है, 4f 1 से लेकर 14 4f श्रेणी का है, और 5d 0 होगा या 1 होगा, ठीक, और n ना लेकर मतलब 6 से S2। ये लैंथेनाइट तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एक सामान्य फॉर्मूला है आपके लिए ये वाला। अगर क्वेश्चन पूछे कि लैंथेनाइट तत्वों का सामान्य सूत्र क्या होता है तो वो है 4f 1 से 14, 5d 0 से 1 एंड 6s2। मतलब s ऑर्बिटल में 2 भरना ही है, d में 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, और f में 1 से लेकर 40 हो सकते हैं। इस चीज को आप जान लीजिए। इतनी बात समझ में आ गई। सॉरी, अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि F ब्लॉक के तत्वों का सामान्य सूत्र क्या होता है तो F ब्लॉक के लिए बता रहा हूं, देखो क्या है n-2, ये बार बार बीच में आ रहा था इसलिए डिस्टर्ब हो जा, 14 1 से 14 तक, और n-1 d 0 से 1 और ns2।
ये आपका क्या हो गया, ये एफ ब्लॉक के तत्वों का सामान्य सूत्र है। और ये हमने खास तौर पर 4f श्रेणी के तत्वों को बताया। क्लियर बात हो गई। आइए, अगर इलेक्ट्रॉन विन्यास देखना है तो सबसे पहले दो चीजें अनिवार्य थी जो मैंने आपको बता दी। अब अनिवार्यता है पहले आपको पता हो कि कौन कौन से तत्व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंतर्गत आते हैं। तो एक ट्रिक के माध्यम से बताता हूं, ध्यान से। नया लिखा है, सीने पर नदियां प्रेम की समाई। ठीक है, फिर क्या कहता है, यूं, दिख रहा होगा, ले ऊपर कर लो, ले यूं गदगद तब दिल हुआ यार। दिख रहा है ना, यार तुम अब लौटे। यहां लिख लो, ऊपर थोड़ा और कर दे रहा हूं, तुम अब लौटे। ठीक है, समझ में। देखिए, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ यार तुम अब लौटे। सीने पर का मतलब सीरियम। सीने का मतलब क्या है, सीरियम। पर का मतलब क्या है, प्रेसी यू डाइमियम, मतलब PR। नदिया मतलब न्यू ND, न्यूडियम। एंड प्रेम की प्रोमिथियम अर्थात PM। समाई का मतलब SMU, मतलब EU। गदगद का मतलब GD। तब का मतलब टर्बियम OE, मतलब TB। दिल का मतलब DU। ठीक, हुआ मतलब HO, और जी का है ER। तुम का मतलब इधर लिख रहा हूं, और तुम का मतलब होता है TM। आपका मतलब इटरबियम, मतलब YB। लौटे मतलब LU, लिटीशियम LU। ये इतनी चीजें आपको जान लीजिए। मतलब ये जो है, ये ब्लॉक तत्वों की श्रेणी के सभी तत्व मतलब लेंथेनाइट तत्व हैं। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ यार तुम अब लौटे, मतलब सीरियम, प्रोमिथियम, न्यूडियम, PM, SM, यू गदगद तब दिल हुआ यार तुम अब लौटे। ये आपको नाम आपको ध्यान रखना होगा, ये कौन कौन से एलिमेंट्स है जो मैंने आपके लिखवाई। अब मैं इन्हीं सभी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा। एक बार रिवीजन कर दूं मैंने अभी आपको केवल ये बताया कि लेंथेनाइट तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना है। देखने के लिए क्या करना है हमें, सबसे पहले हमने कहा एफ ब्लॉक के तत्वों का सामान्य सूत्र बताया आपको। फिर जो 4f श्रेणी थी मतलब लेंथेनाइट थे, उनका सामान्य सूत्र लिखा। फिर मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से ये सभी एलिमेंट्स लिख के दिखाए। ठीक है, अब चलते हैं न्यू कागज लेकर, हम नए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कैसे शॉर्ट में सीखा। तो बच्चों, अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें हम, तो आपने भी देखा था ये सभी मैंने एलिमेंट लिख लिए हैं। क्या लिखा है आपको धीरे धीरे समझाऊंगा मैं। देखिए, कम टाइम में ज्यादा समझ जाए, इसलिए आपको बताया कि 4f श्रेणी के तत्व है सभी। 4f श्रेणी के तत्व, और 4f श्रेणी के होने के कारण इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने क्या बताया, 4f 1 से 40 एंड 5d 0 से 1 होगा, और 6s 2 होगा, मतलब s। इससे आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए मेरी बात को। क्या बात आनी समझ में, इसमें एक बात समझिए कि 4f रहेगा। 4f श्रेणी के मतलब 4f श्रेणी क्या है, लेंथेनॉइड। लेंथेनॉइड तत्व का सामान्य सूत्र क्या है, 4f 1 से 40, 5d 0 से 1 एंड 6s 2। इससे एक बात समझ में आना चाहिए कि सभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 4f 5d 6s होगा। क्या होगा, 4f 5d 6s होगा। तो सबके पास लगा दीजिए आप 4f 5d लगा दीजिए एंड 6s लगा दीजिए। इसी प्रकार आप सब में लगा लीजिए 4f 5d 6s। क्यों लगा रहे वो आपको बता दूंगा थोड़ी, वो बताना क्या है आप देख भी तो रहे हैं कि क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इनका सामान्य सूत्र ही यही है कि 4f 5d होगा। तो सभी में 4f 5d 6s लगा दूं, 4f 5d 6s, 4f 5d 6s, 4f 5d 6s,
ठीक है। इधर 4F 5D 6H, 4F 5D 6H, 4F 5D 6H, सभी में लगाते चले ऐसा 4F 5D 6H। बहुत ट्रिक के माध्यम से बस इतना लिख चल रहा है जैसा मैं बता रहा हूँ 4F 5D 6H। आप इतना जब लिख लोगे तो आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने एक चीज लिखी है। क्या लिखा है? मैंने लिखा है जीनॉन वर्ड। क्यों लिखा है जीनॉन वर्ड? क्योंकि परमाणु क्रमांक कितना है 58। तो हमने इसकी निकटतम अक्रिय गैस ली। कौन सी अक्रिय ली? जीनॉन। जीनॉन का परमाणु कितना होता है 54। 58 लिख लिया, मतलब केवल 4 तत्व 4 परमाणु क्रमांक बचे। लेकिन यहाँ देखिए 6S पर हमने क्या लगाया 2, मतलब सभी के सभी 6S पर 2 ही होंगे। 5D पे क्या, या तो 0 होगा 1 होगा, वो देख लेंगे किस पर होगा। लेकिन यहाँ पर 1 से लेकर 14 तक कोई भी हो सकता है। लेकिन 6S है तो S पर 2 लगा दीजिए। देखो 2 2 2 2 2 2, सब पर 2 आप रख सकते हैं क्योंकि 6S पर 2 बताया मैंने। सब पर आप क्या कर सकते हैं 2 रख सकते हैं। देखो रख दे दो, इससे क्या होगा एस कंप्लीट हो गया। अब बता डी, डी पर 0 आएगा कि 1 आएगा? तो हम क्या करते हैं सभी पर 0 रखकर सभी डी पर 1 रखें। देखो सब पे 1 रख दिया हमने। दूसरे पेन से रख दे, दूसरे पेन से देखिए सब पर 1 रख दे रहे हम क्योंकि 5D पर 0 से 1 है तो 1 रखें दे रहे। 1 1 1 1 1, सब पर 1 लगा दीजिए। ठीक है, 1 सब पर 1 लगाते चलते हैं। आप फिर बताएंगे बड़े तरीका से। सब पर 1 लगा दीजिए आप। देखिए सब पर 1 लगा दिया, लगा दिया। अब लिखिए एफ पर क्या 1 से लेकर 14 होगा तो सब पर 1 लगा, 1 से लेकर 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 और ये 14, सब पर ऐसा कर देंगे। इधर तक समस्या किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए कि कैसे सर ने किया है। कि 6 पर उसने 2 कहा, सब में 2 लगा दिए। डी पर 0 से 1 है तो 0 का तेल लेने 1 लगा दिया और एफ पे 1 से 14 1 से लेकर 14 तक भर दिया। अब आपको पता होना चाहिए कि जो एवरी एलिमेंट्स स्टेबल होना चाहता है तो और आपको बता दें एफ श्रेणी में होता क्या, या तो 7 या 40। अगर एफ में 7 है या 14 है तो इसका मतलब है वो स्टेबल है। स्टेबल मतलब वो स्थायी है। तो हर एलिमेंट चाहता है कि मैं स्थायी हो जाऊं। पहली बार हर एलिमेंट चाहता है कि मैं स्थायी हो जाऊं और हर एलिमेंट 7 की तरफ भागने का प्रयास करेगा। या तो मेरी कक्षा में 7 हो जाए या 14 हो जाए तो 7 की तरफ भागेगा। तो पहले को आपको कुछ नहीं बोलना है, जो है तो वही सही है कि 4F1 5D1 एंड 6H2 सही है आपका। लेकिन यह अगले लाइन से 7 की तरफ भागने पर 7 या 14 की तरफ भागने पर करेगा, अर्थात एक यहाँ आएगा, अर्थात क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा 0। 7 की तरफ भागना है क्योंकि स्टेबल तरफ जाना है। और ये क्या होगा ए भी इधर आएगा यहाँ तो हो जाएगा 4, हो जाएगा अपना 0। और ये क्या होगा ये भी 7 तरफ आएगा तो ये हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा 0। इधर ये भी भागना चाहेगा तो ये हो जाएगा 6, हो जाएगा 0। इसी प्रकार ये भी भागना चाहेगा तो ये होगा 7 और ये होगा 0। यही तो चाहता था, यही स्थिति है, यही इंपॉर्टेंट स्थिति है। यही चाहता था कि हर एलिमेंट चाहेगा 7 या 14 के पास बना। 7 या 14 है इसका मतलब स्टेबल है। इसी पर देखो अब तो ये तो भागेगा नहीं यहाँ, क्यों, ये तो 7 पहले से ही है। अब क्यों अपने आप को अनस्टेबल करेगा, तो ये तो सही है। चलिए आगे ये क्या होगा, ये होगा 8 है तो अभी 8 7 तरफ में भागेगा, अब 14 तरफ जाएगा, अर्थात क्या होगा 8 से ये आएगा यहाँ तो 9 या 0। यहाँ ये जाएगा तो ये हो जाएगा 10, ये जाएगा 0। अब क्या देखना, ये जाएगा 11, ये जाएगा 0, ये जाएगा 12, ये जाएगा 0, ये यहाँ आएगा तो हो जाएगा 13, ये जाएगा 0, और यहाँ जाएगा तो 0, ये 14। यही तो भागना चाहता था, 14 या 7 करना चाहता था। 7 नहीं कर पा 14 कर लेगा। और ये आपकी है ही पहले से ही, ये आपकी पहले 5D1 है तो ये आपका कंप्लीट। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, बहुत ट्रिकी माध्यम से है बहुत। डियर बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं माल्टोस, लैक्टोस और सुक्रोस, इनकी स्ट्रक्चर पर, इन सभी की संरचनाएं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, इनका निर्माण किन किन चीज़ों से हुआ है या ये होती क्या है, इन सभी तमाम बातों पर आज हम बात करेंगे आपके लिए। पहली बात यदि करें तो ये जानेंगे कि माल्टोस क्या है। हमको ये भी जानना है कि माल्टोस रिड्यूसिंग शुगर है कि नहीं है, लैक्टोस है कि नहीं है, सुक्रोस है कि नहीं। मतलब रिड्यूसिंग का मतलब है ये अपचायक शर्करा है कि नहीं है। ये सब चीज़ें को हमें भी जानेंगे।
और है तो क्यों है। तो अगर माल्टोस की बात करें तो डियर, तो आप ये जान लीजिए जो माल्टोस होता है ना, यह 2 अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। यह क्या होता है, यह 2 अल्फा डी, यह 2 अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। बार बार कहता हूं, यह 2 अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। ठीक है। और आपका जो लैक्टोस है, यह है आपका बीटा, यह है आपका बीटा डी गैलेक्टोस, गैलेक्टोस और बीटा डी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। और सुक्रोज अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। ये बात आपको थोड़ा अजीब समझ में आ रही होगी, क्योंकि अल्फा और बीटा डिस्टरबेंस कर रहा होगा आपको, जबकि पिछली कक्षा में आपने सीखा भी और मैंने सिखाया भी है। आप ये जानिए कि आपको केवल यहाँ ये बता रहा हूं मैं भी थोड़ा, कि माल्टोस का जो निर्माण होता है वो 2 अल्फा डी ग्लूकोज से हुआ है। लैक्टोज का निर्माण बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज से मिलकर हुआ है। और सुक्रोज का निर्माण डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से हुआ है। अब यहां पर हम बात करेंगे पहले अल्फा का मतलब होगा क्या या इसका होता क्या। देखिए थोड़ी सी बात जान लीजिए। आप देखिए यहां पर पायरोन की संरचना को समझने का प्रयास कीजिए इस प्रकार, इसको ध्यान देना ना। ये एक 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन एंड 6 कार्बन। आप देखिए यहां पर आप क्या करेंगे उसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए ना। यहां आपका होगा H OH और H OH OH H और आपका H OH और CH2OH और इधर लगाएंगे हम H। बात थोड़ी समझ में आई है मेरी? इतनी बात आपको समझ। एक ग्लूकोज का संरचना होती है, इसको बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक। और यदि ये जो फर्स्ट कार्बन है, इस फर्स्ट कार्बन के इस टाइप में ऐसा होता है, इधर OH और इधर H, तो यह कहलाता बीटा। समझ है? इस कार्बन की अपोजिट OH है तो अल्फा और इक्वल OH है तो बीटा कहलाता है। इस OH की अपोजिट डायरेक्शन OH इधर है तो अल्फा, और इस OH के जस्ट इक्वल यदि हो तो वो कहलाता है बीटा डी ग्लूकोज। तो मैंने आपको केवल ये बताया कि माल्टोस का जो निर्माण होता है 2 अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर हुआ है। तो हमने केवल ये जानकारी दी कि अल्फा डी क्या है और बीटा डी क्या होते हैं, इधर देना। आप आइए यहाँ पर बात करें तो माल्टोस का, मैंने कहा माल्टोस का निर्माण 2 अल्फा डी ग्लूकोज से हुआ है, जो आपस में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा जुड़ा होता है। यह आपस में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा क्या होता है, जुड़ा होता है। संरचना कैसी होगी देखिए, एक एक संरचना को देखेंगे आप। सबसे पहले आइए हम यहां हेडिंग डालते हैं आपके लिए माल्टोस स्ट्रक्चर। माल्टोस स्ट्रक्चर कि माल्टोस का स्ट्रक्चर है क्या। तो अभी हमने आपको बताया कि माल्टोस 2 अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, जिसमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। मतलब एक अल्फा डी का पहला कार्बन और एक अल्फा डी का चौथा कार्बन आपस में मिलते हैं। इस प्रकार ध्यान सुनिए, ऑक्सीजन यहां ध्यान से सुनना, समझ में आएगी आप। एक कार्बन, 2 3 4 और ये 5, इतनी बात आप समझ में आई होगी अभी।
आप ध्यान देना और अच्छे से करने जिससे स्पष्ट दिखाई दे। देखिए यहाँ पर H OH H OH, यहाँ क्या करना है OH H और फिर H फिर OH और यहाँ CH2OH और आपका होगा H। अपोजिट डायरेक्शन में ये फर्स्ट कार्बन होगा हमारा, ये सेकंड, ये आपका थर्ड, ये आपका फोर्थ, ये आपका फिफ्थ एंड ये आपका सिक्स। तो ये फर्स्ट कार्बन है। इसी प्रकार एक और बना के देखिए आप, ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन, देखिए इस प्रकार, देखिए इस प्रकार देखना इसको। अब फिर वही किया हमने, इधर H OH H OH और OH H, ठीक। अब इधर हमने क्या लिया OH और H और आपका क्या CH2OH और इधर हो गया आपका H। तो आप खुद देखना क्या देखते हैं कि ये फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड है, ये आपका फोर्थ है, ये आपका फिफ्थ है, ये सिक्स। तो उन्होंने कहा माल्टोस स्तर जो है वो अल्फा डी का ये फर्स्ट कार्बन एंड अल्फा का फोर कार्बन। तो देखिए ये 1 है और ये 4 है, ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा आपका, केवल जी ये वाला H इधर का OH एक जल निकालकर अलग हो जाएगा और ये इधर से वो हटकर ये क्या होगा। अब देखो मुझे मिटाने में समस्या होगी, तो ये कैसे हो जाते हैं इसको बता देता हूँ। ये ऑक्सीजन परमाणु इस अलग, इधर का OH इधर का H बिल्कुल H2 बना दिया। अब ये क्या होंगे, ये जाके आपस में इस प्रकार चलेंगे। दूसरा यूज करता हूं मैं, ये इधर का O आपका जाएगा इधर के O से, इस प्रकार O जुड़ जाएगा इस प्रकार। ये कुछ नहीं होगा, यहाँ ये वाला O जुड़ेगा। ये कहलाता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड। आशा करते हैं कि आपको ये वाला संरचना आपको समझ में आई होगी, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं तो थोड़ी आई होगी। इसी प्रकार आप आगे देखें, क्या क्या देखेंगे, लैक्टोज की स्ट्रक्चर। तो देखिए लैक्टोज में मैंने क्या कहा, लैक्टोज में आपको कहा कि लैक्टोज का निर्माण बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज से हुआ है, जो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिटिक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। कैसे, इस प्रकार देखिए। अब आइए लैक्टोज की स्ट्रक्चर, लैक्टोज स्ट्रक्चर की अगर बात कर रहे हैं हम, तो लैक्टोज स्ट्रक्चर बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, वही प्रक्रिया जैसे पहले तो बनाएंगे बीटा, आपको बताया क्या बीटा 1,4 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड इसमें बनता है। तो बीटा का 1 कार्बन और बीटा का 4 कार्बन जुड़ेंगे। देखिए कैसे, ये ऑक्सीजन, देखिए इस प्रकार लगेंगे। अब बीटा है तो देखो यहां जैसे अगर आप खुद देखिए, यदि यहां CH2OH होगा तो इसके जस्ट सेम कंडीशन पर OH होगा तो ये कहलाएगा बीटा, क्या कहलाएगा बीटा, और बाकी H और बाकी सेम वही H OH है और OH H और H OH। ये आपका फर्स्ट कार्बन कहलाएगा, ये 2, आपका 3 एंड ये आपका 4, ये आपका 5। अब बीटा का 1 ये बीटा हो गया, ये होगा बीटा गैलेक्टोस, ठीक है। अब बीटा का अब एक बीटा गैलेक्टोस होता है और बीटा ग्लूकोस होता है। देखिए एक और बना स्ट्रक्चर, इधर ऑक्सीजन है एटम, पाइरोन की भांति संरचना बनती होती है। देखिए 1 2 3 4 और ये 5। देखिए क्या होगा, कुछ नहीं, बीटा चाहिए ना भी, तो बीटा के डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ होगा OH और बाकी H OH OH इधर H होगा और यहाँ पर क्या होगा H OH और इधर CH2OH, उधर क्या होगा H, ये होगा आपका गलत नहीं होगा, हाँ यार थोड़ा रॉन्ग होगा। देखो OH H HOH OH इधर H होता है आपका, जी नहीं होता है। अब क्या होगा यहाँ HOH HOH OHH और फिर क्या होगा H, उधर क्या हो जाता है OH, यही होता है, ये बीटा इसमें। अब क्या होगा,
ये आपका कहलाएगा, ये वाला कहता है आपका, ये कहलाएगा बीटा ग्लूकोस। इसके सेम डायरेक्शन में हो तो बीटा होगा। आप देखो 1 और ये 4, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा। तो पहला और चौथा कार्बन आपस में रिएक्ट करेंगे। तो कैसे? आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ H था, आपको H लगा दीजिए, कुछ नहीं करना है। आपको कौन है, इधर का OH ले लीजिए आप, और इधर का आप H, इसको अलग कर देंगे, इससे पानी निकल जाएगा। तो क्या होगा, जी वाला ऑक्सीजन बचेगा, तो सपोज ये निकल गया, इधर ऐसा जुड़ जाएगा ऑक्सीजन, बन गया ये बीटा, बीटा 1 4। इस प्रकार ये संरचना मुझे बताइए, समझ में आ गई? इसको एक बार और देख लेंगे तो अपने आप जब तक अगर अल्फा और बीटा नहीं बनेंगे तब तक समस्या उत्पन्न होगी। तो ये समझ में आ चुकी होगी। अब आइए एक लास्ट संरचना देखते हैं। अब आइए अब देखते हैं सुक्रोज स्ट्रक्चर। सुक्रोज की संरचना क्या होती है? तो हमने आपको कल कहा है लास्ट संरचना है, बढ़िया अच्छे विस्तार से समझेंगे इसको। सुक्रोज स्ट्रक्चर में क्या होता है आपको बताया, इसका निर्माण किस किस से होता है, अल्फा डी ग्लूकोज से होता है और बीटा डी फ्रक्टोज से होता है। इस बात ध्यान देना आपको, ठीक है। और दूसरी क्या है, सबसे पहले हमें चाहिए क्या, यहाँ होता क्या है आपका अल्फा 1 और बीटा 2 कार्बन यूज होता है और आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं। कैसे बनाएंगे देखिए, ये हो गई आपकी, इधर से ले रहा हूं आगे ऊपर से, ये ऑक्सीजन एटम, ये देख ला, ठीक है। इधर 1 2 3 4 और 5, ठीक है। कैसे होगा देख लीजिए, समझ लीजिए। दूसरा पेंसिल ले लूँगा, क्या होगा, कुछ नहीं, वही अल्फा डी जाना है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ H होगा आपका, ठीक है। यहाँ छोड़ रहा हूँ थोड़ी दिखाना, HOH HOH OH H H OH, इधर आपका H चलता है, यहाँ आपका CH2OH। ये आपका पहला कार्बन है, आपका कौन सा कार्बन है, पहला। अब देखिए बीटा डी फ्रक्टोज भी चाहिए आपको। फ्रक्टोज के संरचना कैसे बनेगी उसको थोड़ी समझना है। देखिए एक ऑक्सीजन एटम लीजिए, इस प्रकार ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, और इसको थोड़ा ऐसा कर दीजिए, और भी इसको भी ऐसा कर दीजिए, हाँ इस प्रकार, और इसको ऐसा कर दीजिए, ठीक है। तो 1 2 3 ये होगा 4, इस प्रकार हो जाएगी, ठीक है। अब ये कैसे चलेंगे, संरचना समझना पहले। यहाँ क्या होगा, एक पे H हुआ, इधर क्या होगा, इधर होना है आपका CH2OH, और इधर हो जाएगा आपका H, ठीक है। और इधर आपका H, इसको सीखना पड़ेगा थोड़ा सा, OH H, और क्या होगा H और CH2OH, ठीक है। ये आपका कहलाएगा 1 कार्बन और ये आपका 2 कार्बन। इधर ही संरचना डिफाइन होनी है, ठीक है। क्या होगा, इधर का इधर OH होगा, HOH होगा। अब अल्फा का 1 बीटा 2, तो मतलब ये होगा ये पूरा OH, बात समझ रहे, ये वाला OH पूरा, और उधर का H, इधर का OH, एक में थोड़ा रॉन्ग नहीं हो गया, इधर का OH, इधर OH होगा भैया, ठीक है। हाँ इधर होगा, इधर OH था, इधर का OH, इधर का H, आपस में निकल H2 बना लेंगे, और ये आपस में इधर का ऑक्सीजन एटम इधर इस प्रकार, ये वाला ऑक्सीजन एटम इस प्रकार जुड़ जाता है। यही कहलाता है अल्फा का 1 और बीटा का 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये जो थी आपकी, ये जो संरचनाएं थी, ये फ्रक्टोज सुक्रोज ग्लूकोज की संरचनाएं थी, जिनको अनिवार्य था जानना, इसलिए मैंने आपको अभी तक बताए हैं। इनको एक बार देख लीजिए, ये तीनों के तीनों रिड्यूसिंग शुगर हैं, मतलब अपचायक शर्कराएं हैं। ये 15 मिनट का खेल केवल इन्हीं संरचना को समझाने का था, ठीक है। मिलते हैं एक नए स्ट्रक्चर पर, मतलब नई वीडियो पर, ठीक है। जय हिंद।